हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण और आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। हम लोग पिछले कुछ समय से कक्षा 11वीं के गणित के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं का गणित शुरू हो चुका है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को पूरी कक्षाएं जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है वो आपको मुफ्त पढ़ाता है। इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाएगा कि आप इतना पढ़ने के बाद पूरा पढ़ने के लिए पैसा दीजिए, या इतने चैप्टर पढ़ने के बाद या इतने समय पढ़ने के बाद आपको अब थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा, या ऐसा वैसा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं वो पूरी तरह से मुफ्त है। अब बात इतनी सी आती है कि हम लोग बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, जो कि कक्षा 11वीं का पाठ 3 है। और इसके अंदर हमें आज प्रश्नावली 3.3 के बारे में बात करनी है। प्रश्नावली 3.3 तक जहां तक मैं इस प्रश्नावली के बारे में कहना चाहता हूं, त्रिकोणमितीय फलन में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली एक्सरसाइज ये है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी नए नए सूत्र आपने पढ़े हैं पहली बार कक्षा 11वीं में, उन सभी पर आधारित प्रश्न इस प्रश्नावली के अंदर आपको मिलने वाले हैं। दूसरी जरूरी बात यह है कि ये प्रश्नावली पर जो भी प्रश्न आप करोगे वो आपको आगे जाकर भी यूजफुल रहेंगे, क्योंकि उनके जो सूत्र हैं वो आगे बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और वो सवाल जो मैं आपको यहाँ हल करा चुका हूं उन्हें आपको खुद से भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सरल सवाल है, आपसे छोटे छोटे मान पूछे हैं, उसके बाद उनका वर्क करके हल करना है। पहला सवाल है प्रश्नावली 3.1 का, साइन का वर्ग पाई बटा 6, कॉस का वर्ग पाई बटा 3 और टेन का वर्ग पाई बटा 4, इन तीनों के मान निकालने के बाद इस तरह रखने के बाद इसको -1/2 आना चाहिए। सबसे पहले बहुत से बच्चों को पाई बटा 3 पाई बटा 6 वाली कहानी अगर समझ में ना आए तो मैं आपको बता देता हूं कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है सर? 180 डिग्री। तो अगर पाई का मान 180 होता है तो पाई बटा 6 मतलब 180 बटा 6 30 डिग्री, और पाई बटा 3 मतलब 180 बटा 3 तो ये होगा 60 डिग्री, और पाई बटा 4 मतलब 180 बटा 4 और ये होगा 45 डिग्री। खैर, हमें बात करनी है साइन का वर्ग पाई बटा 6 प्लस कॉस का वर्ग पाई बटा 3। तो सबसे पहले साइन पाई बटा 6 निकाल लेते हैं। साइन पाई बटा 6 निकालने का मतलब है साइन 30 डिग्री निकालना, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये तो 1/2 है। उसी तरह कॉस पाई बटा 3, तो कॉस पाई बटा 3 के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कॉस पाई बटा 3 वो भी होता है 1/2, मतलब कॉस 60 का मान। उसके बाद टेन पाई बटा 4, टेन पाई बटा 4 मतलब टेन 45, और टेन 45 का मान 1 होता है, तो इसका मान हुआ 1। अब अगर हम प्रश्नानुसार बात करें तो हमें साइन का वर्ग करना है। इसका मतलब है कि आपको ये चीजें करके देखनी है प्रश्नानुसार। साइन का वर्ग पाई बटा 6 प्लस कॉस का वर्ग पाई बटा 3 माइनस टेन का वर्ग पाई बटा 4। तो साइन का वर्ग पाई बटा 6 1/2, ठीक है, तो 1/2 का वर्ग। उसके बाद कॉस का वर्ग पाई बटा 3 फिर से 1/2, तो ये भी 1/2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, जो कि इस तरह 1/2 प्लस 1/2 का वर्ग 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 का वर्ग तो 1 होता है। चाहो तो लघुत्तम ले लो, चाहो तो ऐसे 1/4 को जोड़ोगे तो 1/2 आएगा। 1/2 माइनस 1, तो कुल मिलाकर ये आया आपके सामने -1/2, जो कि आपको सिद्ध करना था। सरल सा सवाल था ये, तो इसमें कोई हमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें आपको क्या समस्या हो सकती है। अगला सवाल है 2 साइन का वर्ग पाई बटा 6, कोसेक का वर्ग 7 पाई बटा 6। ये 7 पाई बटा 6 क्यों है? और उसके बाद कॉस का वर्ग पाई बटा 3। देखिए आपको साइन का वर्ग पाई बटा 6, कॉस का वर्ग पाई बटा 3, इनके मान पता है, हमने अभी निकाले हैं। तो अपन जो मान हमको पता है वो तो लिख देते हैं। साइन पाई बटा 6, तो साइन पाई बटा 6 का मतलब साइन 30 डिग्री 1/2। कॉस पाई बटा 3, तो कॉस पाई बटा 3 का मतलब भी है ये कॉस 60 मतलब 1/2। अब कोसेक 7 पाई बटा 6 कैसे निकालेंगे?
तो कोसेक 7 पाई बटा 6 निकालने से बढ़िया आप साइन 7 पाई बटा 6 निकाल लो। उसका जो व्युत्क्रम होगा, उसका जो उल्टा होगा, उसे हम कोसेक 7 पाई बटा 6 कह देंगे। तो मुद्दे की बात है कि मैं निकालने जा रहा हूं कोसेक 7 पाई बटा 6, तो मैंने निकाल लिया साइन 7 पाई बटा 6, है ना। तो चलिए हम बात कर रहे हैं इसको निकालने की, कोसेक 7 पाई बटा 6, और इसको निकालने के लिए मैं निकालने जा रहा हूं साइन 7 पाई बटा 6। और चूंकि मैंने आपको बताया था साइन 7 पाई बटा 6, इसे इस तरह से तोड़ने की कोशिश की जाए, ये जो भी कोण यहां आएगा, इसमें हमें बस एक ही अप्रोच ध्यान रखनी है कि इस कोण को हम इस तरह के कोण में तोड़ें जहां ये या तो पाई बटा 2 प्लस कुछ कुछ, या पाई माइनस कुछ कुछ, पाई प्लस कुछ कुछ। पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरह हम संबंध कोणों के बारे में बात करते हैं, अलाइड एंगल्स के बारे में बात करते हैं, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स। तो मैं उसे इस तरह से तोड़ने की कोशिश करता हूं कि जिससे मुझे इसका मान पता चल जाए, या ऐसे मान में ये कन्वर्ट हो जाए जिसका मैं मान आसानी से पता कर लूं। तो खैर साइन 7 पाई बटा 6 को 7 पाई बटा 6 को लिखा जाता है पाई प्लस पाई बटा 6। लघुत्तम लेने के बाद तो ऐसे ही लिखोगे, है ना। 7 पाई को लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई, 6 से 6 कटा, इसीलिए पाई प्लस पाई बटा 6। और अगर आप लोगों को याद है तो हम पढ़ चुके हैं कि साइन पाई प्लस थीटा, अगर आप लोगों को याद है तो साइन, हालांकि याद रखने की जरूरत भी नहीं है, पाई प्लस थीटा मतलब 180 से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो याद रखने की जरूरत ज्यादा स्पेशल नहीं है। ये 180 डिग्री या पाई है, ये शून्य है। 180 से आगे बढ़ना मतलब ये वाले थीटा पर आना, और जब हम कोण का मापन x अक्ष के सापेक्ष करते हैं तो मान परिवर्तित नहीं होता, मतलब साइन पाई प्लस थीटा रहेगा तो साइन थीटा, लेकिन चूंकि यह कोण तृतीय चतुर्थांश में है इस वजह से यह ऋणात्मक हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इसीलिए साइन पाई प्लस पाई बटा 6 हो जाएगा माइनस साइन पाई बटा 6, और साइन पाई बटा 6 का मान तो हमें पता ही है। तो साइन 7 पाई बटा 6 जो है उसका जो मान है वो होना चाहिए माइनस 1/2, क्योंकि साइन पाई बटा 6 मतलब साइन 30। तो कोसेक 7 पाई बटा 6 का मतलब क्या, इसका उल्टा। कोसेक 7 पाई बटा 6 का मतलब है इसका उल्टा, मतलब माइनस 1/2 का उल्टा -2। अब प्रश्नानुसार मान रख दीजिए। मान क्या रखेंगे, हमें बोला है 2 साइन का वर्ग पाई बटा 6, तो 2 साइन का वर्ग पाई बटा 6 मतलब 1/2 का वर्ग, प्लस कोसेक का वर्ग 7 पाई बटा 6 माइनस 1/2 का या -2 का वर्ग, कोसेक 7 पाई बटा 6, कॉस का वर्ग पाई बटा 3, कॉस का वर्ग पाई बटा 3 मतलब 1/2 का वर्ग, ऐसा ही कुछ। हाँ जी, तो ये 2 का वर्ग -2 का वर्ग भी 4, ये वर्ग 1/4, 4 से 1/4 तो गए, यहां पर बचेगा 2 गुणा 1/4। देखो आपको ये मिलना चाहिए 2 गुणा 1/4 प्लस 4 गुणा 1/4, है ना जी। तो इसका तो वर्ग 4 हुआ तो 1/4, और ये ऐसा कुछ, ये दोनों आपस में कटे, ये हो गए 1, ये दोनों कटकर हो गए 1/2, 2 से 4, तो 1/2 प्लस 1 मिलकर 3/2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3/2 जो कि हमें सिद्ध करना था वही हमारा जवाब है, LHS बराबर RHS। तो इस तरह से हमें अप्रोच करनी है। ये वाला जो मान था यही आपके लिए सवाल में परेशानी थी, मतलब थोड़ा सा पुराने सवाल से आपको लेवल बढ़ा कर दिया गया। कोई बात नहीं, अब सवाल को देख लीजिए, अगर कोई परेशानी हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। अगला सवाल कुछ ऐसा, कॉट का वर्ग पाई बटा 6 मतलब कॉट 30 का मान निकाल के उसका वर्ग करना है। कोसेक 5 पाई बटा 6, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 tan का वर्ग पाई बटा 6 मतलब tan 30 डिग्री पर कितना होता है वो निकाल लो। इस सवाल में मेन मुद्दे की बात क्या है, कोसेक 5 पाई बटा 6। चलिए तो फटाफट बात कर लेते हैं। कॉट पाई बटा 6 मतलब सबसे पहले जो आपको पता है वो तो लिख दो यार। कॉट पाई बटा 6 मतलब कॉट 30, कॉट 30 का मान tan 30 का उल्टा होता है, ठीक है। tan पाई बटा 6, tan पाई बटा 6 मतलब tan 30 का मान
1/√3, इसी लिए कॉट 30 का मान या कॉस 30 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है, बाकी अपन मान रखेंगे बाद में। इस पर आ जाते हैं कोसेक 5π/6, है ना, कोसेक 5π/6। ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये निकालने के लिए साइन की मदद लेनी पड़ेगी। तो चलिए साइन 5π/6 निकाल लेते हैं। हम निकालने गए साइन 5π/6 और इसे मैं लिख सकता हूं साइन π-π/6। पाई में से π/6 घटा दोगे लघुत्तम लेने के बाद 5π/6 होगा। करने का दूसरा तरीका, 5π को 6π - लिख सकते हैं, 6 से 6 कटेगा, π-π/6। फिर से उसी पद्धति पर आते हैं जो अपन ने अप्लाई की थी। अप्लाई क्या की थी कि अगर मैं ये पाई है तो पाई में से π/6 थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तब जाकर हम 5π/6 पर पहुंचेंगे। तो अगर पाई में से 5π कम करना है, ये पाई है, पाई में से 5π थोड़ा सा कम करना है, या पाई में से π/6 कम कर देंगे, तो 5π/6 हम जो कैलकुलेशन है वो x अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं। अगर x अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमें बदलने की जरूरत नहीं, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। लेकिन चूंकि हम द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है। आपको याद है ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन, चौथे में कॉस। दूसरे में साइन धनात्मक, इसका मतलब जो मान आएगा वो साइन ही आएगा पर धनात्मक चिन्ह के साथ। तो साइन 5π/6 का मान 1/2, तो कोसेक 5π/6 का मान 2 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं अपन प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बात हो रही है, बात ऐसी हो रही है कि अगर आपको बोला जाए कॉट का वर्ग π/6 प्लस कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan का वर्ग π/6, इसका मान निकालिए, मतलब इसको 6 के बराबर सिद्ध करना है। तो कॉट का वर्ग π/6 मतलब √3 का वर्ग प्लस कोसेक 5π/6, इसका मान तो 2 हो ही चुका है, प्लस 3 गुणा tan π/6 का मतलब √3 और इस पूरे का वर्ग। तो इसका तो वर्ग हुआ 3, √3 का वर्ग तो 3 हुआ ना, √3 का वर्ग हुआ 3 प्लस 2 प्लस ये 3 और √3 का वर्ग फिर से 3, 3 से 3 गए, तो भाई साहब जवाब हुआ 3 प्लस 2 प्लस 1 और जवाब हुआ 6। LHS बराबर RHS जो सिद्ध करना था वो कर दिया। अगर कोई समस्या हो, परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जो जवाब है वो आपको दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाता है और अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगर देखो ये छोटे मोटे सवाल है, सवाल नंबर 3 तक हम पहुंच चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व हो ही जाती है। प्रश्न अगला है, देखो दिक्कतें धीरे धीरे सॉल्व तब होती जब आप कोशिश करते हो ना, बिना कोशिश किए कोई दिक्कत सॉल्व नहीं होती। 2 साइन का वर्ग 3π/4 प्लस 2 कॉस का वर्ग π/4 प्लस 2 सेक का वर्ग π/3। क्या आपको कॉस π/4, π/4 मतलब 45, 180 के 4 टुकड़े कर दो, इसका मान नहीं पता? बिल्कुल पता है। तो कॉस π/4 लिखने में हमें कोई समस्या नहीं है। कॉस π/4 का मान होना चाहिए 1/√2, है ना, ठीक है। उसके बाद सेक π/3, तो सेक π/3 मतलब कॉस π/3 का उल्टा। सेक π/3 मतलब कितना, 2। कॉस π/3 मतलब 60, कॉस 60 डिग्री पर मान 1/2 होता है। उसके बाद साइन 3π/4 के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो सरल है यार, आपको कैसे पता कि ये सरल है? बहुत सरल है। देखो कुछ कुछ चीजें हमें ऐसे पता चल भी जाती है। साइन 3π/4, अच्छा कुछ कुछ मान पता है आपको सीधा सीधा याद हो जाएंगे, फिर इतनी चिंता की बात नहीं होगी। जैसे सवाल करोगे ना, इनमें से बहुत सारे मान आपको याद हो जाएंगे।
साइन 3, और इनको रटने नहीं बैठना है। एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि आप इनको रटने ना बैठिए, जितने सवाल आप करेंगे आप एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कीजिए, आपकी स्कूल की जो किताबें स्पेशल अगर कोई चलती हो आपके बोर्ड पब्लिकेशन में, उन्हें सॉल्व कीजिए। जितने सवाल करोगे ऑटोमेटिक ये मान याद हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो निकालने का तरीका मन मन में कैलकुलेट कर सकते हो। फिर तो क्या मैं इसको लिख दूं 2 पाई या पाई माइनस पाई बटा 4? 3 पाई को लिख सकते हैं ना, 4 पाई माइनस पाई बटा 4। अब 4 पाई 4 से 4 अलग करोगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बटा 4, इतना ही है। अब हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, अपन डिस्कस कर चुके हैं इस बात को, लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा, चूंकि साइन थीटा होता है तो ये बन जाएगा साइन पाई बटा 4, और साइन पाई बटा 4 का मान 1 बटा रूट 2 होता है। रूट 2 मतलब साइन पाई बटा 4 मतलब 45 डिग्री पर मान। अब यार आपको सवाल में जो बोला है आपको वही करना है, मान आपको सारे पता है, रखते जाओ, हल करते जाओ। तो अपन लिख देंगे प्रश्नानुसार 2 साइन का वर्ग 3 पाई बटा 4, हमने कहा ठीक है, प्लस 2 कॉस का वर्ग पाई बटा 4, हमने कहा ये भी ठीक है, हमें मान पता है, प्लस 2 सेक का वर्ग पाई बटा 3, ये भी मान हम लोग निकाल चुके हैं। मतलब ये तो पता ही था, ये तो निकाल चुके हैं। मान रखे 1 बाय 1, तो साइन पाई बटा 4 मतलब, या साइन 3 पाई बटा 4 मतलब ऐसा कुछ 1 बटा रूट 2 का वर्ग प्लस 2 कॉस का वर्ग पाई बटा 4, कॉस का वर्ग पाई बटा 4 मतलब 2 प्लस 1 बटा रूट 2 का वर्ग, प्लस 2 गुणा सेक पाई बटा 3, तो सेक पाई बटा 3 मतलब 2 का वर्ग। तो यार देखो रूट 2 का वर्ग तो 2 होता है, तो 1 बटा 2 रूट 2 मतलब 1 बटा 2, 1 बटा 2 से 2 कटा तो बचा 1। वैसे ही अगले वाले में कहानी भी है, प्लस 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 हो गए 10, बस इतना ही तो था, सवाल हो चुका हल। चौथा सवाल भी अपन ने हल कर लिया, बड़ा सिंपल सवाल था, चिंता की कोई बात नहीं है, समस्या की कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, अगला सवाल हल करेंगे। 5वां सवाल है जिसमें शायद निकल सकता है कुछ लोगों का दम। नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ सूत्रों की, जिन सूत्रों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ 2 सूत्र आप लगा सकते हैं। वैसे 75 को तो सिंपल 45 प्लस 30 लिखा जा सकता है। अब देखो कोई लोग बोलते हैं कि सर हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, मैंने कहा कोई बोलेगा 60 प्लस 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपको 60 का मान पता है, साइन 60 कॉस 60 का मान पता है, कॉस 15 साइन 15 का मान अभी मुंह जबानी याद नहीं हुआ है। 40 प्लस 35 लिखने से तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो हमें साइन 40 का मान पता है ना साइन 35 का मान पता है। तो इस 75 को हमें ऐसे कोणों में तोड़ना है जिनके दोनों साइन और कॉस का मान आपको पता हो। तो 45 और 30 पर आपको मान पता है, उसी लिए अपन बात करेंगे यहां पर। चलिए बात करते हैं पहले सवाल के बारे में। आपको मान निकालना है साइन 75 डिग्री का। चलिए तो एक बात बताओ यार, चूंकि हम जानते हैं कि साइन x प्लस वाई का सूत्र कितना है। अब मैं x प्लस वाई का क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि 45 प्लस 30 करना पड़ेगा तब जाके 75 होगा, इसलिए मैं प्लस का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो सर ये होता है साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। डिस्कस कर चुके हैं अपन। अच्छा ठीक है, तो अगर यदि मैं यहां पर x की जगह पर, ध्यान से देखना, यदि x की जगह पर आप 45 डिग्री रख दे और y की जगह पर आप 30 डिग्री रख दे, इसी सूत्र से अपन बड़े बड़े और भी मान निकालेंगे, चिंता की बात नहीं है। तो क्या आप यहां पर रखने की कोशिश करें तो आपको क्या मिलेगा, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, क्योंकि y का मान आपने 30 डिग्री रखा है, प्लस कॉस x मतलब कॉस 45, तो कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। बात क्लियर है? ठीक है।
साइन, अच्छा 45 प्लस 30 तो हो गए 75, तो ये तो हो गए साइन 75 जिसका मान हमें चाहिए। उसके बाद साइन 45 डिग्री 1/√2, बिल्कुल। कॉस 30 √3/2, √3/2 मान आपको याद है। कॉस 45 1/√2, उसके बाद कॉस साइन 30 1/2। देखो इन दोनों का लघुत्तम 2√2, इन दोनों का गुणा 2√2, इन दोनों का गुणा 2√2, तो √3 प्लस 1 2√2, यह है साइन 75 का मान। किसका? साइन 75 का। एक छोटी सी बात मैं आपको यहां पर फिर से बता दूं, चूंकि आपको पता है, एक स्पेशल नोट है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में आपसे हो सकता है कि साइन 75 की जगह कॉस 15 का मान पूछ ले। अब चूंकि साइन 75 को ऐसे लिखा जा सकता है, साइन 75 डिग्री बराबर साइन 90 माइनस 15 डिग्री। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 15 कॉस 15 होगा। तो ये जो मान आपने निकाला है साइन 75 का, वो कॉस 15 के बराबर भी है। तो यहां पर चाहो तो लिख सकते हो कि साइन 75 बराबर कॉस 15 बराबर √3 प्लस 1/2√2। अब मैं आपको बताता हूं एक जादुई ट्रिक। जादुई ट्रिक क्या? कुछ नहीं है। अगर साइन 15 पूछा जाता या कॉस 75 पूछा जाता तो इस प्लस की जगह माइनस हो जाता। अगर साइन 15 कॉस 75, साइन 15 कॉस 75 भी बराबर होंगे, तो अगर आपसे पूछा जाता कि साइन 15 का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे बड़ा सरल है, √3 माइनस 1/2√2। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मतलब मैं बेसिकली कुछ नहीं करना, यहां x माइनस वाई का सूत्र लगा दो, तो साइन x माइनस वाई, तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस होगा, यहां माइनस होगा, पर ये 45 में से 30 जाएगा तो यहां 15 हो जाएगा 75 की जगह, तो ऐसा कुछ वो वाला मान आ जाएगा। अब सर हमें तो सवाल में ये पूछा था, आपने इतना क्यों पढ़ाया? मैं बताता हूं, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल तो हल हो चुका है, ये तो हल हो ही चुका है। अगर ये सवाल हल हो चुका है तो मैं आपको अगले की तरफ लेकर चलता हूं। अगला सवाल बड़ा सिंपल है। दूसरा tan 15, tan 15 का मान भी उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, मतलब निकाल सकते हो अब तो यार। tan 15 कैसे निकालेंगे सर? तो मैं tan 15 निकालने के लिए सबसे पहले tan x माइनस tan y का फॉर्मूला आपको बताता हूं। तो tan x माइनस tan y का फॉर्मूला क्या होता है उसे देखो। tan x माइनस y बराबर tan x माइनस tan y बटा 1 प्लस tan x tan y। अब अगर x और y की जगह पर कोई ऐसे दो कोण रखे जाए जो 15 डिग्री बना दे। यहां एक छोटी सी बात और होती है, सर यहां tan x प्लस y का सूत्र क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे ऐसे दो कोणों के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिनको जोड़ने पर 15 डिग्री बन जाए और उनका मान tan के रूप में पता हो। अगर आप यहां x प्लस वाई का सूत्र लगाते तो यहां प्लस आता, यहां माइनस आता। मान लीजिए x की जगह 10 और y की जगह 15 रखते, तो क्या आपको tan 10 और tan 5 का मान पता है? नहीं पता है। तो ये बेसिकली प्लस लेना है, माइनस लेना है, कौन सा सूत्र लेना है, ये आप ही को डिसाइड करना है। और ये कैसे पता चलेगा? करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। चलिए, तो बेसिकली आपको बहुत सी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर x की जगह आप 45 डिग्री रख देते हैं कि यदि मैं x की जगह पर, यदि x बराबर 45 डिग्री और y बराबर 30 डिग्री रखा जाए तो क्या मान आए? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर tan, यहां पर तो हो जाएगा 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 45 डिग्री गुणा tan 30 डिग्री। यार देखो, tan 45 माइनस 30 तो हुआ 15, तो ये तो हुआ tan 15 डिग्री बराबर tan 45 का मान 1 है, बिल्कुल 1 है। tan 30 का मान 1/√3 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1 प्लस 1 गुणा 1/√3,
हाँ जी सर, तो क्या मैं इसे यहां ऐसा लिख दूं? ध्यान से देखना, क्या ऐसा लिखा जाए कि tan 15 डिग्री बराबर, ये लघुत्तम ले ले, 1 माइनस 1/√3, तो लघुत्तम लोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ऊपर तो √3 माइनस 1/√3 भाग देकर √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 गए, बिल्कुल गए, हाँ जी सर चले गए, बचा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये है tan 15 डिग्री का मान। कितना? √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये आपको मान निकालना था। अब हमने जो कुछ डिस्कशन पहले सवाल में किया था उसका प्रयोग मैंने यहां नहीं किया, इस हिसाब से ये मान सही है, कोई गलत नहीं है, जो हमने को फॉर्मूला निकाला है वो सही है। दूसरे विधि से बात करते हैं जो थोड़ा सरल है, जहां आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर दूसरी विधि आप अप्लाई करोगे तो आपको परीक्षा में नंबर ना मिले। अगर ऐसे लिखने वाला सवाल आया कि आप इसे विस्तारित करके जवाब दीजिए, अगर आया कि 1 नंबर का सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, मान निकाल के देना है बस, तो हम प्रयोग करेंगे विधि नंबर 2। वो क्या कहती है देखो, मैंने आपको बता दिया है कि साइन 15 डिग्री का मान कितना, √3 माइनस 1/2√2। साथ ही साथ मैंने आपको कॉस 15 डिग्री का मान भी बता दिया है। कॉस 15 डिग्री का मान कितना, √3 प्लस 1/2√2। कॉस 15 और साइन 75 दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं साइन 15 को कॉस 15 से भाग दे दूं तो मुझे tan 15 का मान मिल जाएगा। tan 15 डिग्री क्या होगा, साइन 15 डिग्री को कॉस 15 डिग्री से भाग दे दिया जाए। अब साइन 15 डिग्री को कॉस 15 डिग्री से भाग देंगे तो √3 माइनस 1 और साथ में √3 प्लस 1, यही मान आपने पहले भी निकाला है। तो मेरे हिसाब से ये विधि कब प्रयोग करनी है, जब हमें 1 नंबर का सवाल पूछा जाए कि आप लिख के आ जाओ जवाब क्या है, बस आंसर जहां पूछा हो, ये नहीं पूछा हो कि कैसे आएगा। अगर सवाल में ये पूछता है कि कैसे आएगा, उसको निकाल के बताइए, 2-3 नंबर का सवाल हो, तो फिर हम जो इसके पहले विधि की थी जहां tan x माइनस वाई लगाया था वो करेंगे। अच्छा, अगर tan 75 का मान पूछते तो tan x प्लस वाई का सूत्र लगाते, तो tan 75 इसका उल्टा हो जाता है बेसिकली। tan 75 में √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 हो जाता है, tan 75। अब ये कैसे निकला सर, ये आपने कैसे निकाला? तो देखो, tan 75 निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। tan 75 निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कॉट, या tan 75 निकालने के लिए इसे ना आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए कि tan 75 को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस 15, और tan 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो tan 90 माइनस 15 होगा कॉट 15। अब अगर आपको tan 15 का मान पता है तो इसको उल्टा करके cot 15 का मान नहीं निकाल सकते, इसको उल्टा कर दो। तो हमने कर दिया उल्टा, हमने कहा ठीक है सर, जहां प्लस होगा वहां माइनस हो जाएगा और जहां माइनस होगा वहां प्लस हो जाएगा। tan 75 का फाइनल मान ये है, किसका, ये tan 75 का और ये tan 15 का। देखो दोनों मान कितने आपस में मिले जुले हैं। अब यहां से मैं आपको एक बढ़िया चीज और बताता हूं, अगर आपको निकालना है tan 15 का मान, अगर आपको याद है तो tan 75 ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, एक ट्रिक तो ये हो गई। दूसरा ये कि अगर मैं यहां से sin 15 का मान निकालना है तो ऊपर जो लिखा है उसको 2√2 से भाग दे दो, नीचे जो लिखा है उसको 2√2 से भाग दोगे तो cos 15 आ जाएगा। ठीक है सर, अगर मुझे साइन 75 का मान निकालना है तो साइन 75 में भी कुछ नहीं करना, जो ऊपर लिखा है 3 प्लस या √3 1/2 उसको 2√2 से भाग दे दो, और अगर आपको cos 75 का मान निकालना है तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, √3 माइनस 1/2√2। अब यहां एक छोटा सा सवाल होता है, सवाल यह भी हो सकता है, मतलब इसे दूसरी तरीके से बहुत सिंपल, मतलब उलझाने वाला सवाल पूछा जा सकता है कि क्या साइन 75 cos 75 tan 75 साइन 15 cos 15 tan 15 इनके मान परिमेय होते हैं या अपरिमेय होते हैं? तो आप देख सकते हैं ये मान अपरिमेय है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है ना ये परिमेय संख्या है,
तो ये सारे मान अपरिमेय होते हैं। साइन 30 का मान परिमेय होता है, कॉस 30 का मान अपरिमेय होता है। उसी तरह कॉस 60 का मान परिमेय होता है 1/2, साइन 60 का मान अपरिमेय होता है √3/2। tan 1 का मान परिमेय संख्या होती है, tan 45 का मान परिमेय संख्या होती है जो कि 1 होता है, पर साइन 45 और कॉस 45 का मान परिमेय संख्या नहीं होती, 1/√2 दोनों मान होते हैं। तो मतलब अगर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान -1 से 1 के बीच कुछ भी आ सकता है, जो कि हम देख चुके हैं, इनका परिसर होता है, तो ये मान परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। यहां पर 15 और 75 पर सारे मान अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस डिस्कशन को यही विराम देते हुए अगले सवाल की तरफ। आपको यहां यह सिद्ध करना है, दिखने में बड़ा सवाल लगता है ना, तो मैं आपको एक बढ़िया सी अप्रोच बताता हूं। जब आपके सामने बहुत बड़ा सवाल आए तो पहले सवाल को देख लो, समझ लो, और उसके बाद सोचने की कोशिश करो कि आपके पास ऐसा कोई अस्त्र है जो इसे सरल कर दे। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले कुछ नहीं करना। हमें ये सवाल थोड़ा टफ लग रहा है, दिखने में थोड़ा इधर इधर सर बड़ा खतरनाक है, तो मैंने आपको ना एक बढ़िया सा ये बोला कि ये जो π/4 - x है, इसे आप अल्फा लिख दो, इसे अल्फा पढ़ा जाता है। और ये π/4 - y जो है ना, इसे बीटा लिख दो। और अब इस सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करो। क्या ये ऐसा है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा? और अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा मतलब cos a प्लस b कहो, cos x प्लस y कहो, ये होता है दोनों, पहले तो cos लिख दो, cos अल्फा cos बीटा, माइनस लगाकर साइन अल्फा साइन बीटा। तो क्या इस फॉर्मूले का मतलब साफ साफ तौर पर यह है कि ये cos अल्फा प्लस बीटा है? और अगर ये cos अल्फा प्लस बीटा है, मतलब ये तो यही हो गया फिर फाइनल, है ना? दोनों को अगर बराबर करेंगे तो ये तो वही है cos अल्फा प्लस बीटा। अगर ऐसा है तो अल्फा का मान π/4 माइनस एक्स है, बिल्कुल। अल्फा का मान π/4 माइनस एक्स, बीटा का मान π/4 माइनस वाई। तो क्या ये ऐसा बन जाएगा π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई? और π/4 दोनों जुड़कर π/2 हो गए। ऐसा ही है क्या? दोनों जुड़कर कितने हो गए? π/2। तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, या माइनस एक्स माइनस वाई को ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। सवाल 4 लाइन में खत्म है। cos, अब मान लो इसे कोई दूसरा कोण थीटा मान लेते हैं, तो cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो गया साइन थीटा, मतलब साइन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई को थीटा मान सकते थे, दोनों कोण है, यही सिद्ध करना था, हो गया। 2 लाइन का सवाल था, मतलब सीधी सीधी बात तो यही है। तो ये डराया गया था आपको, मूल रूप से ऐसा और कुछ नहीं है, और डराया किया गया था कि π/4 जुड़कर π/2 हो जाते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े। उम्मीद है ये सवाल तो आसानी से समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं थोड़ी समस्या आ रही है तो मेरे हिसाब से इसी पार्ट में आ रही होगी, जहां पर आपसे cos अल्फा प्लस cos बी या cos अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लगाना होगा। और दूसरा यहाँ आ सकती है कि π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, आप जानते ही हैं ये तो, कि cos π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। अच्छा, तो सर ये थीटा नहीं है, दूसरा कोई कोण है, तो जो कोण होगा उसका नाम कहा जाएगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। 7वां प्रश्न, यहां हम बहुत कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, tan π/4 प्लस एक्स बटा tan π/4 माइनस एक्स को आपको इतना सिद्ध करना है। सरल है ये तो, बहुत ही ज्यादा सरल है। चलिए मैं आपको पहले कुछ चीजें बताता हूं कि tan x प्लस वाई क्या होता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं सर कि ये होता है tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x tan y। तो यदि x का मान π/4 हो जाए, इसी सूत्र में यदि
x बराबर पाई बटा 4 हो जाए, चिंता की कोई बात नहीं है ना। x का मान कितना, पाई बटा 4, या y का मान पाई बटा 4 कर देता हूं, और यहां इसको थोड़ा उल्टा लिख देता हूं कि सवाल में आपका जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। 10x y y y, ठीक है। देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, इसे y प्लस एक्स लिख दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर 10y, यहां 10x, यहां y और यहां x। चूंकि सवाल में हमें x को रखना है इसीलिए मैंने y बराबर पाई बटा 4 लिखने की कोशिश की। अगर मैं y बराबर पाई बटा 4 लिखूंगा तो 10y मतलब 10 पाई बटा 4, और 10 पाई बटा 4 का मान 1 होता है। अब आगे की कहानी ऐसी है कि उस नजरिए से तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है, वो बड़ी आसानी से बन जाना चाहिए 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स बराबर 1, क्योंकि 10y मतलब 10 पाई बटा 4, आपने y की जगह पाई बटा 4 रखा है, उसका मान तो 1 होता है, तो 1 प्लस 10x भाग दे दो 1 माइनस 10y का मान तो 1 है, 1 को 10x से गुना करोगे तो 10x का मान हमें नहीं पता, ऐसा होगा। बिल्कुल सर। अच्छा, ये हमने बोला कि ये पहला रिलेशन है जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी। दूसरा क्या होगा कि अगर मैं x की जगह माइनस एक्स रख देता हूं, मतलब अगर मैं यहां पर पाई बटा 4 माइनस एक्स करता, तो हम लोग 10 के सूत्र में ये देख चुके हैं कि अगर यहां माइनस होता है तो यहां माइनस हो जाता है, यहां प्लस हो जाता है, मतलब दोनों जो चिन्ह है वो बदल दिए जाते हैं, ऐसा कुछ। अगर आप पहले वाले रिलेशन को दूसरे से भाग दोगे, अगर आप इसको इससे भाग दे दोगे तो आपको मिलेगा 10 पाई बटा 4 प्लस एक्स, साथ ही साथ 10 पाई बटा 4 माइनस एक्स। इसको इससे भाग देना तो इसका हर इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसका अंश हर इसके अंश के साथ गुणा होगा, तो 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x का गुणा होकर 1 प्लस 10x का वर्ग। क्या ये बात आपके दिमाग में उतर चुकी है? दूसरा, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो 1 माइनस 10x का वर्ग, और चूंकि दोनों सवाल में अंश और हर दोनों में वर्ग है तो दोनों का वर्ग एक साथ भी लगाया जा सकता है। छोटे छोटे नियम है, इनके बारे में तो हम बात करेंगे, मतलब ना भी करें तो ठीक है, कक्षा 6ठी 7वीं से आप पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा कुछ। तो ये ऐसा हो गया जो हमें सिद्ध करना था। दूसरी जानकारी बताऊं, अगर हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो आंसर 1 आता है। इन दोनों को गुणा करोगे तो ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा। देख लो फटाफट, चाहो तो एक बार गुणा करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो अगर करके देख लिया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, मतलब 1 हो जाता है गुणा करने पर। अगला सवाल, प्रश्न है कि cos पाई प्लस एक्स गुणा cos माइनस एक्स बटा साइन पाई माइनस एक्स गुणा cos पाई बटा 2 प्लस एक्स को cot का वर्ग x सिद्ध करना है। तो यहां पर हमें पूरी तरह से संबंध कोणों के बारे में बात करनी है, अलाइड एंगल्स के बारे में बात करनी है। हालांकि ऐसा टॉपिक आपकी एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिया है, लेकिन हमें इसे ऐसे इस टॉपिक से याद कर लेना चाहिए कि इन्हें संबंध कोण या अंग्रेजी में अलाइड एंगल्स कहा जाता है। देखिए, तो पहले बात करेंगे cos पाई प्लस एक्स के बारे में। आपके सामने में फिर से वो पूरा फोटो बना देता हूं जहां पर हम बातें कर रहे थे सभी के बारे में। यहां पर तो था ऑल मतलब सभी धनात्मक, ठीक है। दूसरा यहां साइन, यहां 10 और यहां cos। उसके बाद क्या था? उसके बाद ये था कि अगर मैं इस कोण के सापेक्ष या इस अक्ष के सापेक्ष या इस अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन करता हूं तो या कोण का मापन करता हूं तो परिवर्तन नहीं रहता। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, साइन प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, पर होता साइन ही है। परिवर्तन यहां होता है, मतलब अगर आप 0 पर नापेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं है। पाई बटा 2 से प्लस और माइनस नापेंगे तो साइन कॉस में, कॉस 10 में, या कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट 10 में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, यहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं है। 3 पाई बटा 2 पर परिवर्तन है। ये तो हुआ 90 डिग्री, ये 180 और ये 270 डिग्री। चलिए 1 बाय 1 सभी के बारे में बात कर लेते हैं। कॉस पाई प्लस एक्स
जाहिर सी बात है पाई प्लस मतलब थोड़ा सा यहां आना पड़ेगा, पाई ये एक्स कोण है तो टोटल कोण हो गया पाई प्लस एक्स, क्योंकि यहां तक तो ये पाई है उसमें एक्स जुड़ा, तो ये एक्स कहां से मेजर हुआ, एक्स अक्ष के साथ। एक्स अक्ष के साथ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कॉस एक्स रहेगा। लेकिन हम कौन से चतुर्दांश में है, तृतीय चतुर्दांश में है। तृतीय चतुर्दांश में टी मतलब tan धनात्मक होता है, कॉट भी धनात्मक होता है। अगर tan होता है तो कॉट भी होता है, बाकी ऋणात्मक होते हैं तो कॉस इस वजह से ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरा आता है कॉस माइनस एक्स, तो कॉस माइनस एक्स मतलब, माइनस एक्स का मतलब क्या है, माइनस एक्स का मतलब बड़ा सीधा सीधा सा है। माइनस एक्स का मतलब है कि आप कोण का मापन तो कर रहे हैं एक्स अक्ष के साथ, लेकिन ऋणात्मक दिशा में। कोण का मापन हम घड़ी की उल्टी दिशा में धनात्मक लेते हैं, लेकिन अगर घड़ी की दिशा में जाएंगे तो वो ऋणात्मक कोण कहलाता है। तो ये मान लीजिए एक्स कोण है तो ये माइनस एक्स हुआ। यहां पर फिर हमने किसके सापेक्ष मापन किया है, एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो परिवर्तन तो कुछ नहीं होगा, कॉस एक्स या कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स रहेगा। पर कौन से चतुर्दांश में है, चतुर्थ में। चतुर्थ में कॉस धनात्मक होता है, इसी वजह से यह धनात्मक रहेगा, चिन्ह धनात्मक का लगाने की जरूरत नहीं है। हमने सूत्र भी पढ़े थे दो कि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, परंतु कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है। शायद मैंने वहां पर आपको सम फलन और विषम फलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दी थी। उसके बाद बात करेंगे साइन पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स का मतलब सीधा सीधा है, पाई माइनस एक्स का मतलब यह है कि यहां से आप थोड़ा सा, अगर ये एक्स है तो इतना कोण आप जब मेजर करेंगे तो ये पाई माइनस एक्स होगा। तो हमने ये एक्स कोण को कहां से मेजर किया, एक्स अक्ष के साथ, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं है। अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो ये भाई साहब फिर से साइन एक्स ही रहेंगे, और कोण पहुंचा है द्वितीय चतुर्दांश में, द्वितीय चतुर्दांश में साइन धनात्मक होता है। ठीक है, उसके बाद बचता है कॉस पाई बटा 2 प्लस एक्स। हाँ, यहां थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। पाई बटा 2 प्लस एक्स के बारे में अगर बात की जाए तो पाई बटा 2 प्लस एक्स का मतलब है ये जो पाई बटा 2 कोण है, ये एक्स कोण है, इसमें आपने पाई बटा 2 जोड़ा तो पाई बटा 2 प्लस एक्स हुआ। ये यहां से एक्स था, पाई बटा 2 जुड़ने पर पाई बटा 2 प्लस एक्स हुआ। सारे कोण का जो मापन है वो यहीं से होता है, जो टोटल इफेक्ट होगा वो यहीं से होगा। तो ये एक्स आपने कहां से मापा, पाई बटा 2 से। पाई बटा 2 से मतलब वाई अक्ष से। वाई अक्ष से चीजें परिवर्तित होती है तो कॉस परिवर्तन हो जाएगा साइन में। और क्या है सर, हम कौन से चतुर्दांश में है, द्वितीय में। द्वितीय में साइन धनात्मक होता है, हम किसका मान निकाल रहे हैं, कॉस का, तो द्वितीय में कॉस ऋणात्मक होगा, इसीलिए यहां माइनस का चिन्ह आ जाएगा। हमें इस साइन को नहीं देखना है, इस कॉस को देखना है। तो चलिए जो जो मान है वो रख लेते हैं एक बार यार। क्या क्या मान है, कॉस पाई प्लस एक्स माइनस कॉस एक्स, यही ना, ठीक है। कॉस माइनस एक्स साथ में कॉस एक्स, ठीक है। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, साथ में कॉस पाई बटा 2 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हुआ माइनस साइन एक्स। अब यार देखो माइनस से माइनस गए, कॉस गुणा कॉस, कॉस का वर्ग, साइन गुणा साइन, साइन का वर्ग, कॉस का वर्ग बटा साइन का वर्ग, कॉट का वर्ग। बस, तो ये तो सवाल पूरी तरह से संबंध कोणों पर, अलाइड एंगल्स पर था। इसमें मुझे उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, और अगर कोई है तो फिर भी बता देना। जिस तरह से उस समस्या को हटाया जा सकता है वो सारी विधियां आपको बताई जाएगी। चलिए, मतलब जो जो पॉसिबल हो सकता है वो सभी करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, ये कहता है वही सेम, पूरा का पूरा वही सवाल है यार, पूरा, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सवाल कहता है कि कॉस 3 पाई बटा 2 प्लस एक्स, साथ में कॉस 2 पाई प्लस एक्स, साथ में कॉट गुणा कॉट 3 पाई बटा 2 माइनस एक्स, और कॉट 2 पाई प्लस एक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मेरा तो ख्याल बड़ा साफ है कि पहले अगर 2 पाई जुड़ गया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, अपन तो ये डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये जो कॉस 2 पाई प्लस एक्स है,
इसका कोई मतलब नहीं है, ये सीधा सीधा cos x है। ये जो cot 2 पाई प्लस x है, इसमें भी 2 पाई का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा cot x है। अब बात कर लेते हैं cos 3 पाई बटा 2 प्लस x पर। cos 3 पाई बटा 2 प्लस x, और चूंकि आपको पता है कि मैं 3 पाई बटा 2 प्लस पे जाऊंगा, तो ये 3 पाई बटा 2 मतलब यहां से x है, यहां से पूरा 3 पाई बटा 2, तो 3 पाई बटा 2x हुआ। तो ये जो 3 पाई बटा 2x है, वो ये जो x कोण है वो y अक्ष से हमने मापन किया है। y अक्ष से मापन करने पर कोण का जो मान है वो परिवर्तित होगा, तो ये जो cos है वो sin में बदल जाएगा। लेकिन ये जो cos है या जो कोण है वो चतुर्थ चतुर्दांश में है। चतुर्थ चतुर्दांश में ऑल स्कूल टू कॉलेज में c जो है मतलब cos का मान धनात्मक होता है, इसीलिए ये मान सदैव धनात्मक रहेगा। देख सकते हैं आप लोग। बात कर लेते हैं cot 3 पाई बटा 2 माइनस x के बारे में भी। तो cot 3 पाई बटा 2 माइनस एक्स के बारे में बड़ा सिंपल सा सवाल है। cot 3 पाई बटा 2 माइनस एक्स मतलब अब हम पहुंच जाएंगे, अगर x घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, मतलब हम सीधा सीधा पहुंच रहे हैं तृतीय चतुर्दांश में। तृतीय चतुर्दांश में cot धनात्मक रहता है, इसलिए मान तो धनात्मक रहेगा। कैलकुलेशन अभी भी y अक्ष के सापेक्ष है, x का जो कैलकुलेशन वो y अक्ष के सापेक्ष है, तो इसीलिए ये बदल कर 10 हो जाएगा, 10x। तो आपके सामने सीधा सीधा सवाल है कि इस cos की जगह आप sin x लिख दीजिए। cos 3 पाई बटा 2x का मतलब sin x, बाद में cos 2 पाई प्लस x की जगह cos x, और यहां पर cot 3 पाई बटा 2 माइनस x का मतलब 10x, और cot 2 पाई प्लस x का मतलब cot x। इसका मान आपको 1 सिद्ध करना है। देखो सरल है यार, इसे तो बाहर रहने दो sin x cos x के रूप में। अगर इसको sin बटा cos लिखोगे, इसे cos बटा sin लिखोगे। मैंने इसे लिख दिया sin x बटा cos x, और इसे लिख दिया cos x बटा sin x, और यहां पर आपने ले लिया लघुत्तम। क्या किया? ये तो हुआ sin x गुणा cos x, लघुत्तम लोगे तो क्या मिलेगा? ये sin से ये sin गुणा होकर sin का वर्ग x, इस cos से ये cos गुणा होकर cos का वर्ग x, और हर में cos x का sin x से गुणा, तो ये हुआ cos x गुणा sin x। यही होगा बिल्कुल, cos x गुणा sin x। तो यार ये sin x cos x sin x आपस में कट गए, ये इससे कटा, मतलब अंश ये वाला ये उस पूरे हर से कट गया। आपके सामने सिर्फ बचा sin का वर्ग प्लस cos का वर्ग, और आपको तो ये कक्षा 10वीं से पता है कि sin का वर्ग प्लस cos का वर्ग 1 होता है, जो कि आपको सिद्ध करना था। तो इस सवाल में जो आपको सिद्ध करना था वो हो चुका। बस कुछ नहीं, इन कोण को ऐसे कोणों में बदलने थे जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं, जिन्हें हम आसानी से पहचानते हैं, जिन्हें हम आसानी से जानते हैं। तो 2 पाई प्लस एक्स 2, अच्छा एक बात और बता देता हूं मैं, साइन 2 पाई प्लस एक्स साइन एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स, टेन 2 पाई, कॉट 2 पाई प्लस एक्स, कोसेक 2 पाई प्लस एक्स, सेक 2 पाई प्लस एक्स, सभी के सभी उनके बराबर ही होते हैं, मतलब 2 पाई का असर नहीं होता। परंतु 10 पाई प्लस एक्स भी 10x होता है, कॉट पाई प्लस एक्स भी कॉट एक्स होता है। आप चाहें तो फोटो से देख सकते हैं या फिर इनका जो आरेख है उसकी मदद से देख सकते हैं। खैर अभी अपन उस बात को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल सिंपल सा सवाल ऐसा है कि अगर मैं साइन पाई या साइन n+1 पाई और ये सब वह सब करने की कोशिश करूंगा तो ये cos x के बराबर आता है, बताइए ये कैसा होगा। तो थोड़ा दिखने में खराब लग रहा है सवाल, मैं आपको बता देता हूं कि सवाल में है क्या क्या। ये पूरा का पूरा एक कोण है, ये पूरा का पूरा दूसरा कोण है।
ये पूरा का पूरा तीसरा कोण है और ये पूरा का पूरा चौथा कोण है। लेकिन मुझे ये पता चला कि चूंकि ये दोनों कोण बराबर है, अच्छा यहां पर ये कोण पूरा नहीं है कॉस के साथ, ये इतना इतना, तो अगर ये ए कोण है तो ये भी ए कोण है, अगर ये बी कोण है तो ये भी बी कोण है। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने बोला कि मैं n+1 गुणा x को सबसे पहली स्टेप, जब मुझे इतना खतरनाक सवाल दिखेगा, मैं मान लूंगा कि जो n+1 साथ में x है इसे कोण a मान लिया जाए। और इतने में मुझे मजा नहीं आया, मुझे तो और ये जो n+2 गुणा x है इसको आप कोण b मान सकते हैं। तो यार ये तो हुआ साइन a साइन b, यही हो जाएगा ना। देख लो एक बार क्या बन जाएगा सवाल, साइन n+1 की जगह a, इसकी जगह साइन n+2 की जगह b। x तो साथ में अपन ने वैसे ही कैलकुलेट कर लिया था, मतलब x इनके साथ में आ चुका है, साथ में cos ये a और साथ में cos ये पूरा का पूरा b, n+1 a n+2 x साथ में b। अब इसे थोड़ा सा मैं पलट कर लिख देता हूं, पलट कर ऐसा मतलब जिसको आप देखना जानते हैं, cos a गुणा cos b, मतलब cos वालों को पहले लिख दिया, साइन वालों को बाद में लिख दिया। और ऐसा आपके पास एक सूत्र है। सूत्र क्या कहता है, सूत्र ये कहता है कि यार हमारे पास ना एक छोटा सा फॉर्मूला अपन ने थोड़ी देर पहले, थोड़े समय पहले, कुछ लेक्चर के पहले पढ़ा था, cos a माइनस b। तो ये होता है cos a, बिल्कुल सही है, cos b बिल्कुल सही है, प्लस साइन a साथ में साइन b। तो इसका मतलब ये जो चीज लिखी है, क्या ये cos a माइनस b है? बिल्कुल बात सही है। तो ये जो इतना सब लिखा था ना, ये cos a माइनस b था। a क्या था? a था n+1 गुणा x, b क्या था? n+2 गुणा x। तो क्या मैं a माइनस b का मान यहां निकाल लूं? a माइनस b का मतलब कितना? n+1 गुणा x माइनस n+2 गुणा x। थोड़ी सी मेहनत और है, बस गुणा कर दो, ये हो जाएगा nx प्लस x माइनस nx माइनस 2x। इस x का इस पूरे में गुणा किया और इस x का इसमें गुणा किया, nx से nx गया, x में से 2x गया, ये बचा सिर्फ और सिर्फ माइनस x। इसका मतलब a माइनस b का मतलब है cos माइनस x। और मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि cos का माइनस से कोई लेना देना नहीं है, cos माइनस x cos x के बराबर होता है। सवाल समाप्त। देख लो, इतना बड़ा सवाल था, अपन ने इसको चुटकियों में समाप्त किया। वो इसलिए क्योंकि हमने जो हमको खतरनाक चीज दिख रही थी उसे सरलतम रूप में लेकर आए। और इस प्रश्नावली में आपको ये अप्रोच बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी कि जो कठिन दिख रहा है, जो कोण कठिन दिख रहा है, उसे सरल मानो ना यार, क्या दिक्कत है? इस पूरे को मैं a मान लू, b मान लू, c मान लू, d मान लू, क्या फर्क पड़ता है ना सर? चलिए, मतलब जिस फल का हमें नाम नहीं पता, हम उसे आम कहें, गोभी कहें, फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है हमें? ये बोलता है कि ऐसा सवाल भी आप हल करके देखिए, बड़ा सरल है। सर आपके लिए तो सरल है, हमारे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, बात तो ये भी सही है। तो देखो, दो तरीके हैं। पहला तो आप यहाँ cos, चूंकि आपको a दिख रहा है, ये b दिख रहा है, तो cos a प्लस b का सूत्र लगा दीजिए, यहाँ cos a माइनस b का सूत्र लगा दीजिए और दोनों को एक में से दूसरे को घटा दीजिए। अगर आप यहाँ cos a माइनस b या cos x प्लस y, cos x माइनस y का सूत्र लगाइए और cos x माइनस y में से cos x या cos x प्लस y में से cos x माइनस y को घटा दीजिए। ये सरल सवाल तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूँ। दूसरा एक और हमने सूत्र, मतलब एक दूसरा भी सूत्र है, वो है cos c माइनस cos d। हमने पढ़ा था -2 साइन c प्लस डी बटा 2 गुणा साइन c माइनस डी बटा 2। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो वन बाय वन देखते हैं, दोनों तरीके से इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला तो सूत्र होता है कि हमने एक पढ़ा था कि cos x प्लस वाई या x प्लस वाई वाला सूत्र था।
तो वो था cos x cos y माइनस sin x sin y। मतलब ये भी सूत्र ही है एक तरह से, आपको याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। उस समय भी मैंने जहां पर पढ़ाया था वहां इसको डिराइव कराया था, और जहां अभी पढ़ा रहा हूं वहां पर भी फिर से डिराइव करा रहा हूं। ये सवाल में बार बार उपयोग होने वाले हैं, आपको पहली बार में याद नहीं रहते, इसीलिए इस चीज को हमें बार बार करना होगा। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ये मिलेगा cos x प्लस वाई, या घटाया जाए वैसे cos x माइनस वाई। इसमें से इसको घटाया तो cos x प्लस वाई, cos x cos y, cos x cos y गए। इसमें से इसे घटाया तो यहां पर बचा माइनस 2 साइन x गुणा साइन y। यही है, ठीक है। अगर x को आप 3 पाई बटा 4 या y को आप 3 पाई बटा 4 रखते हैं, x को 3 पाई बटा 4 रखते हैं, तो यहां पर 3 पाई बटा 4 रख दीजिए, और बाद में सवाल में जहां जहां y है वहां वहां x रख देना, सवाल पूरी तरह हल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, x की जगह 3 पाई बटा 4 रखा, तो ये हुआ cos 3 पाई बटा 4 प्लस y माइनस cos 3 पाई बटा 4 माइनस y बराबर माइनस 2 साइन 3 पाई बटा 4 साइन y। और इसका जो मान है 3 पाई बटा 4 वाला, वो अपन पहले ही निकाल चुके हैं, यही था ना। तो इस मान की मदद से हम, मतलब ये मान तो अपन पहले निकाल चुके हैं, इसमें मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको कोई समस्या नहीं है। ये वाला अपन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा, मतलब ये सवाल हो चुका हल, बराबर बराबर। दूसरा तरीका साइन सी माइनस साइन डी। अब साइन सी माइनस साइन डी वाला थोड़ा, कॉस सी माइनस कॉस डी वाला थोड़ा ज्यादा सरल है, क्योंकि बेसिकली कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र भी उसी सूत्र की मदद से आगे बढ़कर आया था। तो ये मिलेगा कॉस डी बराबर क्या था, माइनस 2, उसके बाद साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। अब देखो यार, c इस पूरे को मान लिया जाए, d इस पूरे को मान लिया जाए। अगर आप c बराबर 3 पाई बटा 4 प्लस x और d बराबर 3 पाई बटा 4 माइनस x रखेंगे, तो c प्लस d लिखने का मतलब है इन दोनों को जोड़ दो, तो ये होगा 3 पाई बटा 4 का डबल, है ना, ठीक है। और c माइनस डी का मतलब होगा इसमें से इसको घटा दो, तो ये से ये चला जाएगा, x में से माइनस x जाएगा तो 2x। तो अगर इसे ऐसा रखा जाए तो यहां से ये मिलेगा माइनस 2 साइन c प्लस डी। इन दोनों को गुणा कर दिया जाए, अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए मतलब इसकी जगह ये रख दो 3 पाई बटा 4 गुणा 2 और यहां से डिवाइड बाय 2, साथ में साइन c माइनस डी मतलब 2x बटा 2। ऐसे ही कुछ कहानी है। अगर ऐसी कोई कहानी मतलब ऐसे ही कुछ है तो फिर तो हो गया सवाल यार, खत्म। इससे ये गया तो यहां पर बचा माइनस 2 साइन 3 पाई बटा 4 और ये मिला साइन x। बस इसको सॉल्व कर लो, 3 पाई बटा 4 का मान निकाल के गुणा कर दो। चलिए, तो बेसिकली सवाल जो है ना ऐसे ही आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। अब ये जो सवाल है ये तो और थोड़ा खतरनाक दिख रहा है। साइन का वर्ग 6x माइनस साइन का वर्ग 4x बराबर साइन 2x साइन 10x। अब इसका क्या करेंगे? तो देखो, दो तरीके हैं, या तो यहां से यहां आया जाए या फिर यहां से यहां आया जाए, ये आपकी मर्जी है। ऐसा है कि चूंकि ये जो 2x है, मतलब अगर आप यहां से यहां पहुंचते हैं तो सवाल थोड़ा सरल पड़ेगा। अगर आप यहां से यहां पहुंचते हैं तो सवाल थोड़ा लेंदी होगा, कैलकुलेटिव भी होगा, परेशानी भी होगी। हालांकि ऐसा कोई नहीं सोचता कि मैं यहां से यहां पहुंच जाऊं, है ना। सब यही सोचते हैं कि अपन इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं और कर भी देंगे। मैं यहां से यहां पहुंचने वाली विधि के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन पहले करना चाहूंगा। ये जो 2x है, इस 2x को क्या लिखा जा सकता है? 6x माइनस 4x। उसी तरह 10x को
6x प्लस 4x में बदला जा सकता है ना। तो यहां पर यह सवाल बन जाएगा साइन 6x माइनस 4x, यहां 6 और 4 वाली कहानी चल रही है, यहां 6x प्लस 4x, यहां पर भी 6 और 4 वाली कहानी चल रही है। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए अपन करेंगे यही, ये वाला क्रिया। कैसे करेंगे देखो, फटाफट हल करते हैं सवाल को बिना समय गवाए। तो साइन का वर्ग 6x के बारे में बात कर लेते हैं पहले, तो उसके बाद बात करेंगे साइन के वर्ग 4x के बारे में। ये जो लिखा है साइन का वर्ग 6x माइनस साइन का वर्ग 4x बराबर, सुनना ध्यान से, क्या मैं यहां a का वर्ग माइनस b का वर्ग लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। मैंने यहां पर लगाया a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो मुझे मिला साइन 6x प्लस साइन 4x, साथ में साइन 6x माइनस साइन 4x। अब साइन 6x माइनस साइन 4x का सूत्र और साइन 6x प्लस साइन 4x का सूत्र कहां से मिलेगा? ये मिलेगा साइन c गुणा साइन d से, अगर आप लोगों को याद है तो। साइन c प्लस साइन d गुणा बोल दिया था मैंने ना, ठीक है। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस d बटा 2, साथ में कॉस c माइनस d बटा 2। अगर यहां पर साइन c माइनस साइन d हो जाता है तो क्या होगा? ये हो जाएगा 2 साइन c माइनस d बटा 2, और ये हो जाएगा कॉस c प्लस d बटा 2। तो ये अप्लाई करके देखते हैं। साइन c प्लस d वाला सूत्र यहां लगा सकते हैं क्योंकि यहां प्लस है, तो ये मिलेगा 2 साइन c प्लस d, मतलब 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 10 बटा 2, c प्लस d बटा 2, तो ये मिला 5x। हाँ जी, उसके बाद साइन c माइनस डी, c माइनस डी मतलब 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2, तो 2 बटा 2 मतलब साइन x। ये होगा ना, c का मान 6x है, d का मान 4x है, तो c माइनस डी 6 माइनस 4 2x बटा 2 लगाना पड़ेगा, तो x। ये तो पहले वाले कोष्टक की मदद से मिला। साइन 6x माइनस साइन 4x, यहां साइन c माइनस साइन d का सूत्र लगाएं तो ये हो जाएगा 2 साइन, सबसे पहले 6 माइनस 4 बटा 2, तो 6 माइनस 4 बटा 2 मतलब वही x मिलेगा, तो ये मिलेगा सीधा सीधा x, साथ में कॉस c प्लस डी मतलब 6x प्लस 4x 10x, 10x बटा 2, तो ये मिलेगा 5x। यार हमें जो चाहिए था वो तो मिला नहीं, यहां तो कुछ और ही कहानी मिल गई। कुछ मत करो, वेट, यहां साइन नहीं है, यहां कॉस है। दूसरे वाले सूत्र में यहां कॉस है, मतलब जो हमने वहां पर लगाया था ना साइन c प्लस साइन d में, यहां हमें कॉस दिख रहा है, c माइनस डी। ठीक है सर, चलिए, तो ये तो हुआ कॉस की कहानी। अब यार कुछ मत कीजिए, ये वाला साइन और ये वाले कॉस को पास पास करके लिख दो, और ये वाले कॉस और वाले साइन को पास पास करके ट्राई करो, सवाल होता है कि नहीं होता है। तो कुछ नहीं करना यार, बस सीधा सीधा इसे लिख दो कॉस, और लिख दिया हमने कॉस, तो ये हुआ कॉस। तो देखो यार, ये कॉस और साइन जना इनको पास पास लिख दो, ये तो हुआ 2 साइन 5x को पास में लिख दो, और साथ में कॉस 5x को पास में लिख दो, साथ ही साथ 2 साइन x और कॉस x को पास में लिख दो, और कुछ नहीं करना था, है ना। इससे क्या होगा, इससे मुझे एक नया सूत्र जो मेरे दिमाग में आ सकता है वो है साइन 2x का। साइन 2 थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है 2 गुणा कॉस थीटा साथ में साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिखा जाता है इसको। तो इस कहानी की मदद से 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मतलब है साइन 2 थीटा मतलब 5x का डबल 10x, और वो बात तो साइन 2x हो गई, और वही हमें सिद्ध करना था, साइन 2x गुणा साइन 10x। तो थोड़े बहुत मतलब ऐसा सोचना पड़ता है कभी कि
हमारा काम हो जाए इस प्रश्नावली में। इस प्रश्नावली से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, सही बात तो ये है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप पहली बार में नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारे सवाल है जहां आप कैलकुलेशन की मिस्टेक करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो सवाल आपको हल हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर कॉस का वर्ग साइन 4x। यहां पहले सवाल को समझो यार, सवाल को यह समझो कि आपको कुछ तो उधर दिया है, वो तो ठीक है, लाना क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो आपको बहुत सारा सामान लाके दे दिया, बोला इससे ये बनाना है या ये बनाना है। जैसे मान लो किचन में आपको भेज दिया, सामान सारा रखा हुआ है, आपको बोला कि वहां खाना बनाना है, दाल चावल बनाना है, रोटी बनानी है, मिठाई बनानी है। डिसाइड तो हमें उस हिसाब से करना है ना कि हमें कौन से सामान को पिक करना है। ऐसे त्रिकोणमिति में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हर फॉर्मूले के हिसाब में आप नहीं जा सकते। आपको पहले ये देखना होगा कि इससे हमें निकालना क्या है। यहां पर मुझे चाहिए साइन 4x। मेरी पहली अप्रोच क्या होगी, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। मुझे चाहिए यहां साइन 4x, मतलब ये साइन 4x को मैं थोड़ी देर के लिए नहीं छेड़ता हूं क्योंकि इधर जरूरत है उसकी। कॉस का वर्ग चाहिए, यहां पर साइन 6x और साइन 2x दोनों मिलाकर कॉस का वर्ग कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे ये नहीं पता। तो चलिए सवाल को हल करने के लिए पहले मैं इसे तो रख देता हूं कि तू अभी रुक जा, अभी तेरा काम नहीं है। काम किसका है? साइन 2x प्लस साइन 6x का। इसको हल करने की कोशिश करते हैं, ये क्या होता है और क्या मामला इसमें यहां पर पता चलता है। तो यार सबसे पहले मैं हल करने जाऊंगा साइन 2x प्लस साइन 6x को, और उस लिए मैंने इन दोनों को पास पास लिखकर ब्रैकेट लगा दिया, बाकी 2 साइन 4x को जैसा था वैसा लिख दिया। अभी आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको तो हमें लेकर आना है जवाब के अंदर। क्या आपको साइन c प्लस साइन डी याद आया? मुझे तो याद आया। क्या था साइन c प्लस साइन डी? ये था 2, ठीक है। साइन c प्लस डी बटा 2, ठीक है। साथ में कॉस c माइनस डी बटा 2, ये तो था ही था। तो यहां से मिला 2 साइन c प्लस डी बटा 2, मतलब 2x प्लस 6x 8x बटा 2, तो ये हुआ 4x गुणा कॉस c माइनस डी, मतलब कॉस 2x माइनस 6x कॉस माइनस 4x बटा 2, तो ये हुआ कॉस माइनस 2x, है ना। इसमें से इसे घटाया तो 2 माइनस 6 4, माइनस का बटा 2 भी तो करना है फॉर्मूले के हिसाब से। ये कोण में बटा 2 होता है ना, पूरे साइन में बटा 2 नहीं होता। तो यहां से मिल जाएगा -2। आपको यह भी पता है कि कॉस के अंदर ऋणात्मक कोण रहने से कॉस को फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहां इसको माइनस साइन को लगाओ या मत लगाओ, बात बराबर है। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साथ में है ये 2 साइन 4x। आपको 2 साइन 4x तो जवाब में चाहिए था, तो आपने क्या किया, यहां से इसे और यहां से इसे, क्योंकि यहां पर भी साइन 4x, इन दोनों में साइन c प्लस साइन डी लगाने से बना, उसे बाहर निकाल लिया। तो आपके पास अब कहानी बच जाती है 2, सुनना ध्यान से, साइन 4x को बाहर निकाला तो यहां पर बचा कॉस 2x प्लस 1, है ना। यहां तो बच गया cos 2x और यहां बच गया 1। अब मैं आपको छोटे छोटे 2-3 फॉर्मूले हैं जो बताने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको cos 2x प्लस 1 के बारे में बात की थी। मैंने आपको कहा था कि 2 cos का वर्ग जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2x। अगर आप लोगों को याद है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। 2 साइन का वर्ग x जो है वो है 1 माइनस cos 2x। अब मुझे यहां दिखा 1 प्लस cos 2x, तो मैंने उसकी जगह रख दिया। तो यहां पर सवाल बन चुका 2 साइन 4x और 1 प्लस cos 2x की जगह 2 cos का वर्ग, तो ये हुआ 2 cos का वर्ग x, तो कुल मिलाकर 2 दूनी 4, तो ये मिला 4 cos का वर्ग x साथ में साइन 4x, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है सवाल में। फिनिश है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा सर वो फॉर्मूले हमें याद नहीं हुए हैं, तो याद कर लो।
हालांकि cos 2x के फॉर्मूले से दोनों के दोनों फॉर्मूले आ जाते हैं, लेकिन अगर आप याद नहीं करने की कोशिश करेंगे तो 12वीं कक्षा में दिक्कत आएगी। अभी त्रिकोणमिति 12वीं कक्षा में आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, जितना आपको 11वीं कक्षा में नहीं करा। है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं यार अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है ये सवाल आपसे हल हो गया होगा। कोई परेशानी है, कोई कहीं मिस्टेक आपको दिख रही है जो शायद आपको समझने में हुई हो या मेरे लिखने में हुई हो, तो बता सकते हैं कमेंट करके। चिंता की बात नहीं है, मतलब अपने को बुरा नहीं लगता ऐसा कुछ। चलो, कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, दिमाग में कुछ लगी बात? क्या बात? ये लगी कि चूंकि साइन 5x प्लस 3x है तो मैं यहां साइन c प्लस साइन d, और यहां साइन 5x माइनस 3x है तो यहां साइन d माइनस साइन c तो लगा सकता हूं, और यहां कॉट x है। इतना ही है, ठीक है। तो यार ये जो मतलब देखो यहां इस सवाल में क्या है, ना तो हम इससे इसे ला सकते हैं, ना इससे हम इसे परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब ना तो मैं इसको यहां पहुंचा सकता हूं और ना मैं इसको यहां पहुंचा सकता हूं। हालांकि पहुंचाया तो जा सकता है, लेकिन एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की मदद से। तो अपन ऐसा करते हैं, जैसे मान लो दो दोस्त ना बहुत दूर रहते हैं, दोनों को मिलना है, तो एक बोलेगा तू आधी दूर आ, मैं आधी दूर आऊंगा। तो वैसे ही अगर इन दोनों को बराबर होना है तो अपन आधी दूर तक तो इसको सॉल्व करते हैं, आधी दूर इसको सॉल्व करते हैं, और देखते हैं कि क्या LHS बराबर RHS आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 5x या साइन 5x प्लस साइन 3x को साइन 5x माइनस साइन 3x बनाने में शायद थोड़ी परेशानी हो जाएगी, और हम उससे बचना चाहते हैं। सीधा सीधा अपना जो गोल है वो यही है। बाकी कॉट 4x और कॉट x के बारे में जो बात है वो बाद में देखेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप साइन 4x साइन 5x को मतलब इसको यहां से डिवाइड कर दो, तो साइन 5x प्लस साइन 3x बटा साइन 5x माइनस साइन 3x हो जाएगा। कॉट x बटा कॉट 4x होगा, उसका भी कुछ ना कुछ किया जाएगा। और मेरे हिसाब से ये मेथड मुझे सिंपल लग रही है। तो इस सवाल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख दूं कि मुझे जो सिद्ध करना है वो शायद ये है, साइन 5x प्लस साइन 3x, साथ में साइन 5x माइनस साइन 3x बराबर कॉट x बटा कॉट 4x। क्या मैं यहां पर साइन c प्लस साइन d और यहां साइन c माइनस साइन d का सूत्र लगाऊं? उम्मीद है आपको अब थोड़ा सा सूत्र याद हुआ होगा। बिना लिखे यहां लिखने की कोशिश करते हैं। 2 साइन c प्लस डी बटा 2, c प्लस डी बटा 2 मतलब c प्लस डी बटा 2 मतलब 5 प्लस 3 8, 8 बटा 2 4x, c माइनस डी बटा 2 5 माइनस 3 2, 2 बटा 2 तो सिर्फ x, तो यहां पर बच जाएगा cos x। साइन c प्लस डी बराबर 2 साइन c प्लस डी बटा 2 गुणा कॉस c माइनस डी बटा 2। ठीक है, और ध्यान से सुनो। उसके बाद यहां पर बचेगा 2 साइन c, पहले अगर यहां माइनस है तो साइन में माइनस हो जाएगा, साइन c माइनस डी बटा 2। c माइनस डी मतलब 5x माइनस 3x 2x, 2x बटा 2 तो सिर्फ x, और कॉस में जुड़ जाएगा अब तो कॉस c प्लस डी मतलब 5 प्लस 3 8, 8 बटा 2 4x। हो गया भाई साहब सवाल। एक बात बताओ, 2 से 2 कटे, साइन 4x बटा कॉट 4x, या ऐसे समझो cos x को साइन x से भाग दे दो। इसे थोड़ा सा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 से 2 कटा तो ऊपर जो cos x है नीचे वाले साइन x को उसके हर में भेज दिया, इस वाले cos x के हर में इसे, ये वाले साइन को इस cos के हर में भेज दिया क्योंकि हमें कॉट बनाना है। तो ये बना cos 4x बटा साइन 4x, और ये क्या है cos x बटा साइन x तो cot x, और cos 4x बटा साइन 4x cot 4x। ये तो 3 लाइन में सवाल समाप्त हो गया टोटल। कुछ नहीं करना था यहां, कुछ भी नहीं करना था। हाँ, अगर आप यहां पर साइन c माइनस साइन d भी लगाते तो भी आपका सवाल हल हो जाता,
अगर सिर्फ यही साइन सी माइनस, मतलब बिना एक दूसरे को भाग दिए, यहाँ साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगाते, उसके बाद कॉट 4x को साइन एक्स बट साइन 4 कॉस 4x बटा साइन 4x, और कॉट एक्स को कॉस एक्स बटा साइन एक्स लिखते, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाती। जवाब जो था आपको वैसे ही, मतलब LHS बराबर RHS आता। आप दोनों को, इसको थोड़ा हल करते, इसको थोड़ा हल करते, विधि वो भी सही थी, पर ये थोड़ी सी कम समय में हो गई है ना। सवाल आपको ऐसा नहीं है कि जैसे, अच्छा परीक्षा में क्या होता है, मतलब अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को लगता है कि जितना लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। देखिए, अगर आपने सवाल में कोई स्टेप नहीं खाई है, आपके पास दो मेथड है, अगर आपने सवाल में कोई स्टेप नहीं खाई है, एक मेथड छोटी है, दूसरी मेथड बड़ी है, तो छोटी मेथड भी अगर आप प्रॉपर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहां हमें ऐसा नहीं होगा एग्जाम में, मतलब स्कूल में आपके, कि अगर आपने छोटी मेथड से की तो आपको 4 की जगह 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 ही। आपने अगर एक भी मेथड को नहीं काटा या नहीं छोड़िए स्टेप, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, भले ही कोई विधि छोटी हो, कोई विधि बड़ी हो। चलिए, अगला सवाल है cos 9x माइनस कॉस 5x बटा साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर सिद्ध करना है साइन 2x बटा कॉस 10x के। देखो, साइन c माइनस साइन डी और कॉस c माइनस कॉस डी के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या सवाल में? देखो, कॉस c माइनस कॉस डी, साइन c माइनस साइन डी, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के सूत्र लगाइए, सवाल को हल कर जाइए, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। देखो, वन बाय वन हल करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यार, कौन सा क्या है, क्योंकि बिना सूत्र लिखे अपने को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कॉस c माइनस कॉस डी बराबर, ये होता है 2 साइन c प्लस डी बटा 2 और साइन c माइनस डी बटा 2, आगे आ जाता है माइनस, सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में माइनस आता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा वाला है साइन c माइनस साइन डी, तो साइन c माइनस साइन डी, इस वाले फॉर्मूले का मतलब है 2 साइन c प्लस डी बटा 2 या c माइनस डी बटा 2, जब यहां माइनस है तो साइन वाले में माइनस आएगा, बाकी कॉस वाले में सब जुड़ जाएगा। अब इन दोनों फॉर्मूले की मदद से सवाल हल हो जाएगा। देखिए कैसे, यहां लिखा है cos 9x माइनस cos 5x भाग दे दो साइन 17x माइनस साइन 3x। क्या होगा? 2 या cos c माइनस cos d का मतलब है 2 ऋणात्मक चिन्ह के साथ साइन 9 प्लस 5, क्योंकि क्या है बेसिकली c प्लस डी बटा 2, तो 9 प्लस 5 14, 14 बटा 2 तो 7, तो यहां पर बचेगा 7x। साथ में 9 माइनस या 9 माइनस 5, क्योंकि c माइनस डी करना है, 9 माइनस 5 हुआ 4, 4 बटा 2 मिलाकर 2x, यहां पर करना पड़ेगा 2 साइन c माइनस साइन डी, तो साइन c माइनस डी बटा 2 मतलब 17 माइनस 3 बटा 2, 17 माइनस 3 14, तो ये मिला साइन 14 बटा 2 मतलब फिर से 7x। साथ में cos c प्लस डी बटा 2, cos c प्लस डी बटा 2 मतलब cos 17 प्लस 3 20, 20 बटा 2 मिलाकर 10x। 2 से 2 गए, 7x से 7x गया। ओ, यहां पर अपन ने ये नहीं लिखा था शायद, यहां पर मिलेगा साइन 2x ना, साइन c माइनस डी बटा 2, तो 7 से 7 गए, 2 से 2 गए, ऊपर बचा माइनस साइन के साथ साइन 2x और नीचे बचा cos 10x, जो कि आपको सिद्ध करना था सवाल के हिसाब से। इतना सा है, बहुत से ज्यादा कुछ भी नहीं, ना परेशानी की बात है ना चिंता की बात है, बस इतना सही है कि अपन ऐसा ऐसा लिख देंगे साइन 2x बटा cos 10x और यही अपने को सिद्ध करना। 2 लाइन का जवाब है बेसिकली ये, इससे ज्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। साइन 3x बटा साइन 5x या प्लस साइन 5x cos 5x प्लस cos 3x को tan 4x, तो यहां पर साइन c प्लस डी और cos c प्लस डी का सूत्र लगाना है। तो साइन c प्लस डी का सूत्र तो आप अभी देख कर आ रहे हो, वो होता है 2 साइन c प्लस डी बटा 2, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, 5 प्लस 3 8, 8 बटा 2 4x। उसके बाद आ जाता है cos, cos का मतलब
ये माइनस है। साइन सी प्लस डी का मतलब है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2, तो 5 माइनस 3 हुआ 2, 2 बटा 2 मिलाकर x। भाग दे दो फिर से 2 कॉस सी प्लस डी, तो ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 कॉस सी माइनस डी बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 मतलब 5 प्लस 3 8, 8 बटा 2 4, तो 4x। साथ में कॉस या 5x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा कॉस x, 5x माइनस 3x बटा 2 c माइनस डी बटा 2, 2 कॉस c प्लस डी बटा 2 c माइनस डी बटा 2, 2 कॉस x से कॉस x गए, बिल्कुल गए, ये से ये गया, ऊपर बचा साइन 4x कॉस 4x, दोनों मिलाकर टेन 4x, यही है। इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा मिलाकर टेन थीटा, यही इतना सा जवाब है। देख लो, अगर फॉर्मूले याद है तो वैसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि चूंकि हम जानते हैं इस वजह से इतना इतना होगा, वो सब चीज़ें हमें एग्जाम में खुद से करनी पड़ेगी। चलिए 17 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, 17 के बाद हम बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल होता है 17 के बाद 18। 18 बोलता है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई बटा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये 10x माइनस वाई बटा 2 हो जाएगा? पुराने सवाल में भी हमने यही किया था, अभी भी यही करेंगे। तो साइन एक्स माइनस साइन वाई मतलब ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना यार, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई मतलब सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स माइनस वाई है तो साइन में एक्स माइनस वाई बटा 2 होगा, कॉस में जुड़ जाएगा एक्स प्लस वाई। ये तो फॉर्मूला है ना, साइन सी माइनस साइन डी, सी और डी की जगह एक्स वाई लिखा हुआ है। उसके बाद डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी, और सी और डी की जगह लिखा हुआ एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2, साथ में कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2। इन फॉर्मूले को बहुत तसल्ली से याद कर लीजिए। साइन सी या कॉस साइन एक्स माइनस कॉस वाई बराबर 2 साइन एक्स माइनस वाई बटा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2, साथ ही साथ कॉस एक्स प्लस वाई या कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2, साथ में कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2, कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 से कॉस एक्स प्लस वाई बटा 2 गया, 2 से 2 कटा, आपको अंश में मिला साइन एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई बटा 2, और यहां पर मिला कॉस एक्स माइनस वाई बटा 2। दोनों में चूंकि कोण समान है तो साइन बटा कॉस हुआ 10, तो जवाब के हिसाब से 10 एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। इतनी सी कहानी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो एक छोटी सी परेशानी सिर्फ एक जगह आ सकती है, अगर आपको इनके सूत्र न याद हो तो फटाफट 4 सूत्र याद कर लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साइन एक्स प्लस साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x दो तरीकों से किया जा सकता है। आप साइन 3x का सूत्र जानते हैं, उसे लिख दीजिए, आप कॉस 3x का सूत्र जानते हैं, उसे लिख दीजिए, दोनों को एक्सपेंशन कर लीजिए, लंबी मेथड हो जाएगी। तो सरल क्या है, साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी। तो अगर मैं यहां पर साइन सी प्लस साइन डी लगाता हूं तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी मतलब x प्लस 3x 4x बटा 2, साथ में कॉस c माइनस डी मतलब x माइनस 2x तो माइनस 2x बटा 2। आपको ये सारी एक एक स्टेप लिखनी है ना, 1 बाय 1। डिवाइडेड बाय कॉस, डिवाइडेड बाय मतलब भाग दे दो, कॉस c प्लस कॉस डी, तो ये होता है कॉस c प्लस डी मतलब x प्लस 3x मतलब 4x बटा 2, और ये हो जाएगा कॉस x माइनस 3x मतलब माइनस 2x बटा 2। तो यार ये तो ये कटा, 2 से 2 कटा, यहां पर बचता है साइन 4x बटा 2 मतलब 2x, कॉस 4x बटा 2 मतलब 2x, और साइन 2x बटा कॉस 2x मिलाकर tan 2x। ये भी सवाल 2 लाइन में सिद्ध हो चुका। हाँ, ये है कि अगर आपने इन सूत्रों को याद नहीं रखा तो आपको ये सवाल बड़े बड़े भारी भारी पड़ सकते हैं। अगर ये नहीं लगाना है तो मैंने फिर से कहा कि साइन 3x का सूत्र आपको पता है,
4 साइन एक्स माइनस 3 साइन की घात 3x ऐसा, और कॉस 3x का भी पता है, उसे अप्लाई कीजिए और उसके बाद उसको tan 2x में बदलना, काफ़ी सिरदर्द हो जाएगा। इससे बढ़िया है अपन यही चीज़ अप्लाई करें जो हमें पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है साइन x माइनस साइन 3x बटा साइन का वर्ग माइनस कॉस का वर्ग। यह सवाल थोड़ा सा उलझाने वाला दे दिया है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। साइन x माइनस साइन 3x, तो यहां पर सबसे पहले साइन c माइनस साइन d लगा दो। जिन दो सूत्रों की जरूरत आपको है मैं फिर से लिख देता हूं, साइन c माइनस साइन d, तो साइन c माइनस साइन d कितना, 2 साइन c माइनस d बटा 2, साथ में कॉस c माइनस या c प्लस d बटा 2। ऐसा कुछ। एक और सूत्र आपको यहां जरूरत पड़ेगी, सूत्र है, एक तो ये है पहला, दूसरा सूत्र शायद आपको ध्यान दिया हो ना दिया हो, वो सूत्र है cos 2x का। cos 2x का मतलब, cos 2x का मतलब cos का वर्ग x माइनस साइन का वर्ग x। तो ये जो साइन का वर्ग माइनस कॉस का वर्ग लिखा है, ये cos 2x के आगे एक और ऋणात्मक चिन्ह लगाने से आ जाएगा। मतलब देखो यहां cos का वर्ग है तो यहां माइनस है, यहां साइन का वर्ग है तो यहां प्लस है। मतलब सीधी सीधी बात है, आप इसमें अगर माइनस का चिन्ह लगा दोगे तो ये चीज आ जाएगी, मतलब इसमें माइनस लगा दोगे तो ये आ जाएगा, इसमें माइनस लगाओगे तो ये आएगा, मतलब ये माइनस cos 2x लिखा है। ऊपर वाले के बारे में बात कर लेते हैं। साइन x माइनस साइन 3x का मतलब हुआ 2 साइन x माइनस 3x, तो x माइनस 3x का मतलब माइनस 2x बटा 2, साथ में cos x प्लस 3x c प्लस d, x प्लस 3x मतलब 4x, 4x बटा 2 मतलब 2x, भाग दे दो, यहां पर आपके सामने है माइनस cos 2x। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन का वर्ग माइनस कॉस का वर्ग होता है माइनस cos 2x, कॉस का वर्ग माइनस साइन का वर्ग cos 2x होता है। तो ये तो बना 2 साइन माइनस x cos 2x, ठीक है, और यहां पर बचा माइनस cos 2x। अब आपको पता है कि साइन माइनस एक्स या साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि साइन के अंदर अगर ऋणात्मक कोण आता है तो वो माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स, साथ में cos 2x, भाग दे दो cos 2x से, जो कि ऋणात्मक चिन्ह के साथ है, तो cos 2x से cos 2x गया, माइनस से माइनस गया, सिर्फ बचा 2 साइन x। इतना सा देख लीजिए। अगर कोई समस्या यहां पर है तो हम इसे हल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एक ही तरह के सवाल आपको बार बार कराए जा रहे हैं, मतलब इन सवालों में कुछ भी नया नहीं है। एक ही तरह के सवाल, एक ही तरह के सूत्र, वही साइन सी प्लस साइन डी। मतलब इन सवालों में मुझे उम्मीद है कि जब आप बार बार करेंगे तो शायद आपको लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं, लेकिन ऐसे सवालों को हल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है। अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि अंश में भी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, cos 4x, cos 3x और cos 2x। हर में भी sin 4x, sin 3x और sin 2x। तो देखो आपको जवाब में चाहिए cot 3x। cot 3x कैसे बनेगा? cos 3x को sin 3x से भाग देने पर। इसका मतलब सवाल के अंदर ये जो cos 3x है और sin 3x है, मैं इनको ना छेड़ूं, क्योंकि इनकी जरूरत तो है। वास्तव में सही बात तो यही है कि इनकी जरूरत तो है। मैं इन दोनों को छेड़ने की कोशिश करता हूं। cos 4x और cos 2x के बारे में आपका क्या ख्याल है? या अपन एक काम कर सकते हैं, अंश और हर को अलग अलग हल करने की कोशिश करते हैं। cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। मैंने इसे ऐसा लिख दिया पास पास करने के लिए, मतलब मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं तो इन दोनों को पास पास लिख दिया, cos 3x को अलग लिख दिया। तो cos c यहां पर आप लगा सकते हैं cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d क्या होता है? cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d। c प्लस d मतलब 4 प्लस 2 6x बटा 2, तो मिलाकर 3x।
साथ में cos c माइनस डी, cos c माइनस डी मतलब 4 माइनस 2 तो 2 डिवाइडेड बाई 2 तो cos x प्लस साइन 3x या cos 3x, साइन 3x नहीं, ये बचा cos 3x है ना। cos c प्लस डी मतलब c प्लस डी 4x प्लस 2x बटा 2 तो 6x बटा 2 3x, 4x माइनस 2x 2x बटा 2 तो सिर्फ x। दूसरा साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, इस वाले को थोड़ा अलग मतलब यहीं पर हल करते हैं। ये पहली चीज है जो कि अपन ने निकाली है, ठीक है। चाहो तो यहां से साइन 3x को और बाहर निकाल लो, थोड़ा सा ये और अपन इसको सरल कर लेते हैं, सवाल में हमें जरूरत पड़ेगी। मैंने यहां पर साइन cos 3x को बाहर निकाल दिया तो यहां पर बचा 2 cos x प्लस 1। दूसरा साइन 4x, साइन 3x और साइन 2x, इसे यहां हल कर लेते हैं तो यहां पर मिलेगा साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, है ना। ये 3x को हमने साइड में लिख लिया। अब क्या मैं यहां पर साइन c प्लस साइन डी अप्लाई कर सकता हूं? अगर मैं यहां साइन c प्लस साइन डी लगाता हूं तो ये होता है 2 साइन c प्लस डी मतलब 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 6, 6 बटा 2 मतलब 3x, साथ में cos, cos क्या 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2 मतलब 2x, 2x बटा 2 फिर से x प्लस साइन 3x। अब यार ये साइन 3x को यहां से और यहां से भी बाहर निकाल सकते हैं तो ये मिलता है कुछ ऐसा, 2 तो बाहर ही है, यहां पर मिलेगा साइन, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है साइन 3x साथ में 2 cos x प्लस 1। क्या आप ये अगर पहला रिजल्ट है, अगर ये दूसरा रिजल्ट है तो अंश में जो लिखा है वो पहला रिजल्ट है, हर में जो लिखा है वो दूसरा रिजल्ट है। अगर आप अंश को हर से भाग दे देंगे या पहले रिजल्ट को दूसरे रिजल्ट से भाग दे देंगे तो cos 3x 1 प्लस cos 2x, साइन 3x 1 प्लस cos 3x, तो ये तो मिल जाएगा ऐसा कुछ cos 3x 2 cos x प्लस 1, यहां पर भी वैसे ही साइन 3x 2 cos x प्लस 1, तो 2 cos x प्लस 1 को काटा, इससे क्या बचा cos 3x बटा साइन 3x, cos बटा साइन क्या होता है cot, तो जवाब मिला cot 3x। फिनिश। कोई सवाल में स्पेशल कुछ देखने की जरूरत या कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जैसा हम लोग करते आए हैं वैसा ही हमें इस मेथड में भी, इस सवाल में भी करना था। आपने यहाँ ऑब्जर्व किया होगा कि ज़्यादा सवालों में यही 4 साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी वाले सूत्र ही लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले में क्या होता है? अगला थोड़ा अजीब सा है, अजीब सा कुछ नहीं है, कॉट एक्स गुणा कॉट 2x, ठीक है, साथ में कॉट 2x गुणा कॉट 3x और कॉट 3x प्लस कॉट x बराबर 1 होता है। इनका आपको इसे सिद्ध करना है। वैसे तो जैसा कि आप लोग जानते हैं यार, एक छोटा सा सूत्र था जो अपन ने पढ़ा था कि कॉट x प्लस वाई क्या होता है। ये होता है कॉट x कॉट y माइनस 1 भाग दे दो कॉट x प्लस कॉट y से। यही था। एक काम कीजिए, इस सूत्र में आपको कुछ नहीं करना, आप मान लीजिए कि y बराबर 2x है। कितना? y बराबर 2x है। तो जो सवाल है या जो फॉर्मूला है आपका वो बन जाएगा कॉट x प्लस 2x बराबर कॉट x गुणा कॉट 2x माइनस 1 साथ में कॉट x प्लस कॉट 2x। ऐसा ही। अच्छा कॉट x प्लस 2x तो कॉट 3x हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा कॉट 3x और इस वाले को हम लोग यहां शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब हम लोगों ने
यहां पर इसे अंश या हर में जो लिखा था उसे हमने गुणा कर दिया दूसरी दिशा में, ऐसा कुछ, बराबर cot x गुणा cot 2x माइनस 1, यही है। अच्छा, ये cot 3x गुणा cot x करूंगा तो कितना मिलेगा, cot 3x गुणा cot x। ये एक को ना, देखो ये एक जो है इसे इधर पहुंचा दिया तो ये धनात्मक हो चुका, ये एक को इस साइड पहुंचा दिया तो यहां पर बचा cot x गुणा cot 2x, यहां तो बचा cot x गुणा cot 2x माइनस, अब देखो क्या क्या होगा, ये cot 3x cot x ये दोनों गुणा होंगे ना, इस दिशा में इधर है, उधर भेजेंगे तो माइनस के चिन्ह के साथ आएंगे, तो कितना आ जाएगा cot x गुणा cot 3x। एक और माइनस लगेगा, क्या, जब ये cot 3x अंदर गुणा होगा तो cot 2x के साथ भी गुणा होगा, तो cot 2x गुणा cot 3x, इधर धनात्मक उधर ले गए तो ऋणात्मक, तो यहां पर बचेगा cot 2x गुणा cot 3x। और आपको यही सिद्ध करना था, देख लो एक बार सवाल में, cot x गुणा cot 2x, cot x गुणा cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot x cot 3x बराबर 1 है, हमारा भी 1 आया, कोई चिंता की बात नहीं है, इस फॉर्मूले से सवाल हल हो चुका। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप 10x + y की मदद से भी इसे हल कर सकते हैं, लेकिन याद कर लो, कुछ कुछ फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कितने ही बचने की कोशिश करो फॉर्मूले से, तो याद कर लो यार, ये तो बहुत काम देने वाले सूत्र हैं कुछ तो। चलिए अगला है 10 4x को लिख सकते हैं 4 10x 1 माइनस 10 का वर्ग और 1 माइनस 6 10 का वर्ग प्लस 10 की घात 4x। बड़ा सवाल है ना, काम करते हैं, छोटा सा आपको एक नया फॉर्मूला बताता हूं मैं। नया फॉर्मूला क्या है उस पर ध्यान दो, मतलब फॉर्मूला तो क्या है उस पर अपन, आपको पता ही है कि tan 2x क्या, tan 2 थीटा क्या था, tan 2 थीटा था, tan थीटा या 2 tan थीटा, tan 2 थीटा तो था 2 tan थीटा बटा 1 माइनस 10 का वर्ग थीटा, यही था। तो अगर मैं थीटा की जगह 2x लिख देता हूं, अगर मैं यहीं पर सब जगह यदि थीटा की जगह 2x लिख दिया जाए, थीटा बराबर 2x, तो 2 थीटा बराबर दोनों साइड डबल कर दो तो 4x हो जाएगा। इसका मतलब तो ये होगा ना 2 थीटा का मतलब 4x हो जाएगा। तो यहां पर लिखने पर इसका प्रयोग करने पर आपके सामने आ जाएगा tan 4x बराबर 2 गुणा tan 2x बटा 1 माइनस 10 का वर्ग 2x, ऐसा कुछ। ये भाई साहब हमारे सामने एक नया रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं, x की जगह 2x रख दो, जहां जहां x है वहां 2x रख दोगे, इसी फॉर्मूले में तो चीज हो जाएगी, ये ठीक है। अच्छा, इसी में अगर आप tan 2x का मान रखने की कोशिश करें, चूंकि आपको पता है tan 2x का मतलब 2 tan x बटा 1 माइनस 10 का वर्ग, ये तो सूत्र था ना अपने सामने। इसी में अगर इसको दूसरा रिलेशन बोलकर मैं लिखूं कि tan 4x का मतलब क्या, तो tan 4x में आपको tan 2x का सूत्र याद है क्या, tan 2x का सूत्र यही है, जहां जहां थीटा लिखा है वहां वहां x लिख दो, तो tan 2x का मतलब 2 गुणा 2 tan x 1 माइनस tan x का वर्ग या tan का वर्ग x भाग दे दो, ये तो tan 2x का मान है, 1 माइनस tan 2x का वर्ग मतलब 2 tan x बटा 1 माइनस 10 का वर्ग 2x, और ये हो चुका वर्ग। सूत्र यही कहता था, ठीक है। अब उसका लघुत्तम लेके हल करना और कुछ भी नहीं करना है। उम्मीद है आप करने की कोशिश जरूर करोगे इस सवाल को, लघुत्तम लेके हल करना और कुछ भी नहीं करना। तो देखो 2 इसमें गुणा होकर हो गया 4 tan x, और यहां पर हो चुका 1 माइनस 10 का वर्ग x, भाग दे दो। ये कहानी देखो, ये पूरा वर्ग है, तो सबसे पहले तो ये ऐसा हो जाएगा -2 10x का पूरा वर्ग, ये भी वर्ग होगा,
लघुत्तम लेने के बाद इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 10 का वर्ग x पूरे का वर्ग x भाग दे दो एक बार और 10 का वर्ग x पूरे का वर्ग x। क्या किया, देखो ये पूरे का वर्ग होगा, इस पूरे का वर्ग होगा, तो इसका वर्ग तो यहां लिख दिया, ये पूरे का वर्ग हर में आएगा, इसे यहां गुणा कर दिया और पूरे से भाग भी दे दिया। इससे ये एक बार कटेगा, और ये चूंकि हर के भी हर में है इसीलिए अंश में उठ के चला जाएगा। तो देखना ध्यान से, ये पूरी कहानी, ये जो पूरी कहानी है वो एक बार इसके साथ कट गई, ये एक बार बच गया जो ऊपर उठकर चला जाएगा। तो ऊपर उठकर चले जाने से आपके सामने क्या बचेगा, 4 tan x के साथ में ये चीज गुणा हो जाएगी, 4 tan x के साथ में 1 - 10 का वर्ग गुणा हो जाएगा। तो क्या सवाल के अंदर ऐसी कोई कहानी आएगी कि 4 tan x के अंदर अगर 1 - 10 x को गुणा हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 tan x 1 - 10 का वर्ग x, और हर में क्या बचा है उस पर ध्यान दो, यहां बचा है 1 - 10 का वर्ग x पूरे का वर्ग x माइनस 2 tan x का वर्ग। जो हमें अंश में चाहिए वो आ चुका है सवाल में, देख लो जो आपको सिद्ध करना है ना वो सवाल में आ चुका है, अंश में तो जैसा था वैसा ही हम लोग ला चुके हैं। अब यहां पर आपको a - b का वर्ग लगाना है, तो ये हुआ a का वर्ग प्लस 10 के वर्ग का वर्ग, तो वर्ग का वर्ग 4 घात हो जाती है, माइनस 2 10 का वर्ग x माइनस ये हो चुका 4 10 का वर्ग x। तो भाई साहब ये तो जैसा चाहिए था वैसा ही तो है, 4 tan x 1 - 10 का वर्ग x बाद में 1 - 2 और 4 मिलाकर 6 tan का वर्ग x प्लस 10 का वर्ग 4x। सवाल समाप्त, जवाब भी समाप्त। यही आपको सिद्ध करना था, चाहे तो आप किताब में देख सकते हैं। डन है, चलिए तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा, और करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे इनके फॉर्मूले लगाते गए वैसे वैसे आगे बढ़ते गए, चीजें ऑटोमेटिकली सिद्ध होती गई। अगला सवाल है cos 4x बराबर 1 - 8 साइन का वर्ग कॉस का वर्ग। cos 4x को लिख सकते हैं 2 गुणा 2x, cos 2 थीटा का सूत्र लगाइए। देखिए जैसे मैं आपको हिंट दिया था पिछले क्वेश्चन में, वैसे ही आपको यहां पर भी नई हिंट देने की कोशिश की जाएगी। तो cos 2 थीटा कितना, cos 2 थीटा होता है cos का वर्ग थीटा माइनस साइन का वर्ग थीटा, और इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं 1 - 2 साइन का वर्ग थीटा। सवाल में इसकी जरूरत है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाने की सोची। अब आप एक काम कीजिए, कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह 2x रख दीजिए। सवाल को हल करके देख लो, अगर थीटा की जगह 2x है तो 2 थीटा का मतलब 4x है, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा मतलब 4x बराबर 1 - 2 साइन 2 थीटा या साइन 2x पूरे का वर्ग। साइन 2x को निकालो, उसका वर्ग करो और फटाफट बताओ आंसर आपसे आया कि नहीं आया। तब तक मैं आप लोगों का इंतजार करता हूं। स्क्रीन को रोक सकते हैं, ट्राई कीजिए फटाफट। तो साइन 2x को क्या लिखा, साइन 2x को लिखा साइन 2x बराबर 2 साइन x cos x। और अगर ऐसा किया जाए तो साइन 2x की जगह 2 साइन x cos x आए, तो ये मिला cos 4x बराबर 1 माइनस 2 तो पहले से था, साथ में इसका वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि सवाल में तो वर्ग है, तो इसका वर्ग कर दो। तो 2 का वर्ग 4, 2 पहले से बाहर था, कुल मिलाकर 8 साइन का वर्ग, साइन का वर्ग, कॉस का वर्ग, कॉस का वर्ग। सवाल हो चुका है समाप्त। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बड़े आखिरी सवाल की तरफ इस प्रश्नावली का। देखो यार, बड़ी सरल सरल तरीके से अपन ने बड़े बड़े सवाल निपटा है, तो उम्मीद है आप लोग बड़े बड़े सवालों को आसानी से हल करने की कोशिश तो अब करोगे। इस सवाल में ऐसा नहीं है। देखो, इस सवाल को देख के लगता तो ऐसा है कि ये बड़ा सवाल है, और वास्तव में ये बड़ा सवाल है। अब यहां सोचने की बात ऐसी है कि cos 6x जो है
इसे हम किस तरह से बदल सकते हैं इस वाले रूप में। अब cos 6x होगा कैसा, क्या होगा, इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन एक छोटी सी बात पता है कि 6x को मैं 2 गुणा 3x लिख सकता हूं, अगर आपको याद है तो। उसके बाद आपको यहां पर सभी में cos में बदलना, इसे भी cos में, देखिए पूरा जवाब है वो cos में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल को हल करने की, और सबसे बेसिक अप्रोच जो है वो लगाते हैं cos 3 थीटा का सूत्र। cos 3 थीटा ये होता है 4 cos की घात 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना सर, ऐसा कुछ। तो मतलब ये अपन सूत्र देख चुके हैं ना, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस में उल्टा हो जाता है, क्यूब वाला बाहर आ जाता है। तो अगर मैं, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं थीटा की जगह 2x रखता हूं तो कॉस 3 थीटा का थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x और ये 4 कॉस की घात या कॉस 3 थीटा मतलब कॉस 3 2x माइनस कॉस थीटा मतलब 3 कॉस 2x। अब एक छोटी सी जानकारी यहां पर आपको होनी चाहिए कि सवाल में चूंकि आपको सभी चीजों को कॉस के रूप में बदलना है, तो ये कॉस 2x को कॉस के रूप में कैसे बदलते हैं। हमने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस 2x का मतलब है 2 कॉस का वर्ग माइनस 1। उस हिसाब से ये हुआ 4, 2 कॉस का वर्ग माइनस 1, और चूंकि इसकी घात 3 है तो अपन ने कर दी घात 3 माइनस 3 2 कॉस की घात 2 माइनस 1, यही किया। अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा सूत्र, किस चीज का, a माइनस बी की घात 3, आगे 4 रहेगा उसको देखते हैं क्या है। 4 बाहर, a माइनस बी की घात 3 क्या होती है, a की घात 3 माइनस b की घात 3, तो a की घात 3 मतलब 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 तो हुआ 8, कॉस की घात 3 तो कॉस की घात 3 मतलब कॉस के वर्ग की घात 3 तो कॉस की घात 6x माइनस 1 की घात 3 तो ये तो 1 है, प्लस, या पहले वाले में माइनस लिख दो, पहले वाले में प्लस लिख देते हैं, चलो माइनस लिख देते हैं 3, ठीक है। इस वाले का होता है वर्ग, a माइनस बी की घात 3 लिख दूं मैं आपको सूत्र, थोड़ा सा आपको परेशानी ना हो। तो ये होता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग, यही होता है। तो देखो 3 तो लिखा बाहर, a का वर्ग मतलब 2 कॉस का वर्ग, तो 2 का वर्ग तो 4, तो 3 गुणा 4, और कॉस के वर्ग का वर्ग हुआ कॉस की घात 4, लेकिन एक b का मान 1 है तो कोई मतलब नहीं उसमें। उसके बाद प्लस 3, ये होगा 2 कॉस का वर्ग, b का वर्ग, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग तो 1 है, माइनस 3 दूना 6, क्योंकि ये भी तो है, उसके बाद 3 दूना 6 कॉस का वर्ग जिंदा है, तो अपन ने लिख दिया माइनस 3 दूना 6 कॉस का वर्ग, तो ये मिलेगा कुछ ऐसा। और 3 को 1 में गुणा करेंगे तो 3, क्योंकि ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो ये मिलाकर प्लस 3। अब यार देखो क्या क्या आता है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो फटाफट, ठीक है। देखना 4 को 8 में गुणा किया तो 32, तो मिला 32 कॉस की घात 6x माइनस 1 मतलब माइनस 1 को 4 में गुणा किया तो माइनस 4, ठीक है। 4 3 12, 12 का गुणा किया 4 में तो 48, तो फिर चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है, तो माइनस 48 कॉस की घात 4x। उसके बाद 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो ये मिला प्लस 24 कॉस का वर्ग, चलो 24 कॉस के वर्ग को यहां लिख देते हैं, तो कुछ ऐसा।
माइनस 6 कॉस का वर्ग प्लस 3। अब ऐसी कोई चीज है जिनको जोड़ा घटाया जा सकता है? बिल्कुल। 3 और 4 मिलाकर -1, तो ये 3 और ये 4 मिलाकर -1, जिसे आप आखिरी में यहां लिख सकते हैं, यहां लिख दिया। चलो, उसके बाद 24 कॉस का वर्ग माइनस 6 कॉस का वर्ग, दोनों मिलाकर 18 कॉस का वर्ग। तो भाई साहब ये 6 कॉस का वर्ग गया, 24 की जगह लिख दो 18, मामला खत्म। क्या सवाल में यही सिद्ध करना था? बिल्कुल। 32 कॉस की घात 6, 32 कॉस की घात 6 माइनस 48 कॉस की घात 4 माइनस 48 कॉस की घात 4, 18 कॉस का वर्ग, 18 कॉस का वर्ग -1, यही हमें सिद्ध करना था, यही सवाल में है। तो थोड़े से कैलकुलेटिव पार्ट में ये सवाल सॉल्व हुआ, सवाल में कैलकुलेशंस तो पूरी तरह से थे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगले सवाल की तरफ जाने से पहले बात कर लेते हैं कुछ और। देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपने आज पढ़ा, इसे एक बार खुद से हल जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल तो है नहीं, एक प्रश्नावली जो है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। ये जो लेक्चर्स हैं कक्षा 11वीं के, इन्हें आप किस किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? पहला तो आप YouTube पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल देखकर भी इस चीज़ को देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 11वीं की। उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट या मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी इस चीज़ को देख सकते हैं। गूगल पर लिखिए www.magnetbrains.com, वहाँ पर आपको कुछ ऐसा चीज़ खुलने की कंडीशन होगी। एक्सप्लोर कोर्सेज में जाएंगे, CBSE हिंदी मीडियम पे आपको टिक करना है, और जैसे ही इस पर टिक करेंगे, आप कक्षा 11वीं पे टिक कीजिएगा, आपको गणित के वीडियो दिख जाएंगे। जैसे ही गणित के वीडियो दिखे, आप उस कोर्स को जैसे आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा ऐसा, उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा फोटो दिखेगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारे चैप्टर आएंगे। पाठ्यक्रम, परिचय, उसके बाद परिचय, उसके बाद समुच्चय आएगा, फिर संबंध फलन आएगा, प्रतिलोम या त्रिकोणमितीय फलन आएगा। आप उनमें से जिस चैप्टर को आपको पढ़ना है उसे क्लिक कीजिए। प्रश्नावली सहित, टॉपिक सहित लेक्चर दिए हुए हैं। मान लीजिए आपने किसी एक टॉपिक को क्लिक किया तो आपको ऐसा वीडियो दिखेगा और आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये भी आसान तरीका है जहां बड़ी आसानी से किसी भी लेक्चर को देख सकते हैं कक्षा 11वीं के। 12वीं वाले बच्चे भी 12वीं क्लास के लेक्चर को देख सकते हैं, छठी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि छठी से लेकर 12वीं तक मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी बच्चों को पूरी स्कूली शिक्षा मुफ्त पढ़ाता है। आपकी किताब में जो जो चीज लिखी आपको समस्त पढ़ाई जाएगी, उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स आपसे कोई पैसा नहीं लेता, ना कोई सब्सक्रिप्शन प्लान आपको देना होता है, कहीं सब्सक्राइब नहीं करना होता है। तो बिना किसी सब्सक्रिप्शन प्लान के आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े। आपको ये लेक्चर पसंद आए तो हमें पता चले, और इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे जैसे वीडियो आते जाएं आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज हमने जो कुछ पढ़ा वो काफ़ी उपयोगी था और आपको समझ में भी आया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो जो फॉर्मूले लगे हैं त्रिकोणमितीय फलन के, वो सारे सूत्र कक्षा 12वीं में आपको बहुत सारे दूसरे अध्याय में भी काम देंगे। तो आज की कहानी अपन यहीं रोकते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।